इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट 11-12 कंप्यूटर साइंस का जो एक्चुअल आर्ट्स पेपर है 11 जून 2024 का, उसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 को हमने पहले ही चैनल पे सॉल्व करके डाल दिया है, तो आप मेक श्योर करें कि आप उसको जरूर चेकआउट करें। और ये है हमारा PYQ का लास्ट वीडियो। हमने 2023 और 2024 के सारे पेपर्स का एनालिसिस करके अपने चैनल पे डाल दिया है, तो आप सारे के सारे वीडियोस को देख लें। और कल से क्या है कि मैं 10 से 12 वीडियो लेकर आऊंगा जो इंपॉर्टेंट थ्योरी हैं, जैसे काउंटर्स हो गया, फ्लिप फ्लॉप्स हो गया, एड्रेसिंग मोड्स हो गए, सर्किट्स हो गए, सीक्वेंशियल सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट, इस टाइप के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे बच गए हैं उनका मैं थ्योरी लेकर आऊंगा। काफी बेहतर तरीका से हम 10-12 वीडियो में सारे के सारे थ्योरीज को पढ़ लेंगे। और आप मेक श्योर करें कि प्लेलिस्ट को 2 से 3 बार देखें, जो मैं नोट्स आपको दिया हूं उसको अच्छे से पढ़ें और सारे के सारे PYQs को लगा लें और जो सेट्स मैंने दिए हैं उसको लगा लें, एंड यू आर गुड टू गो। इस बात की गारंटी है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके यही सारे कंसेप्ट से आएंगे, इसी में से आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पार्ट 2 को एकदम बेहतर तरीका से सॉल्व करते हैं। राइट, एक एक क्वेश्चंस की बैंड बजाते हैं, ठीक है। तो देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 51। विच डॉक्यूमेंट प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। बोल रहा है कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसी भी सॉफ्टवेयर का जो रिक्वायरमेंट है उसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करता है, मतलब उसका पूरा विवरण प्रोवाइड करता है। कौन सा डॉक्यूमेंट है जी? क्या वो सोर्स कोड है? तो देखो, सोर्स कोड क्या होता है? जो आप एक्चुअल कोडिंग करते हो। अगर बहुत सारे लोग आप में से प्राइवेट कंपनी में काम करते होंगे, राइट, तो उसमें जो कोडिंग होती है, जो सोर्स कोड अपन लिखते हैं, या फिर जब जैसे आप स्कूल या फिर कॉलेज में जो आप प्रोग्राम लिखते हैं, डायरेक्ट उसका जो कोड लिखते हैं C++ में, जावा में, पाइथन में, किसी भी लैंग्वेज में जो डायरेक्ट आप कोडिंग करते हैं किसी भी लैंग्वेज में, उसको हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड। तो क्या एक हमारा ये डॉक्यूमेंट है? नहीं, ये तो सोर्स कोड है, इसको काट दो। सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, क्या जो सॉफ्टवेयर का स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट है, क्या उसको हम लोग बोल देंगे कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन? बिल्कुल, इसी को बोलेंगे। ये हमारा क्या है? इसका आंसर क्या होगा? सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। यूजर मैनुअल क्या है? यूजर मैनुअल ये है कि हमें ये बताना होता है कि जो यूजर है वो सॉफ्टवेयर को यूज कैसे करेगा। जैसे आप कोई भी नया प्रोडक्ट खरीदते हो, जैसे मान लो आपने कोई फोन खरीदा है, कोई AC खरीदा है, कोई फ्रिज खरीदा है, कूलर खरीदा है, कुछ भी आप खरीदते हैं तो आपको एक यूजर मैनुअल लिखा रहता है, आपको एक यूजर मैनुअल मिलता है, राइट। वो क्या होता है? उसमें वो सारी के सारे डिस्क्रिप्शन लिखी रहती है कि डिवाइस कैसे काम करता है, कैसे इसको ऑन करना है, कौन कौन से इसमें बटन्स हैं, कौन कौन से मोड में चलता है, कैसे चलाना है, राइट। वो सारा का सारा चीज आपके यूजर मैनुअल में लिखा होता है। टेस्ट प्लान क्या होता है? इसका इससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। ये क्या करता है? उस सॉफ्टवेयर के बारे में वो सारी जानकारी को रखता है जो एक सॉफ्टवेयर के अंदर होगा, राइट। मतलब कोई भी हम डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं और हमें ये चाहिए कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या कंटेंट करेगा, क्या इसका फीचर्स होना चाहिए, क्या क्या इसमें और फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, राइट, कैसा इसका लुक होना चाहिए, इसका GUI कैसा होना चाहिए, सारी की सारी चीजें सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में रहती हैं, राइट। नेक्स्ट, तो इसके बारे में आप थोड़ा यहां से पढ़ सकते हो। सोर्स कोड क्या है? दिस इज द एक्चुअल प्रोग्राम कोड। जब आप एक्चुअल में कोडिंग करते हो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? सोर्स कोड। यूजर मैनुअल क्या होता है? जो सॉफ्टवेयर के बारे में बताता है या फिर किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बताता है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो उसके साथ एक यूजर मैनुअल आपको मिलता ही मिलता है। टेस्ट प्लान क्या है? डिस्क्राइब्स हाउ द सॉफ्टवेयर विल बी टेस्टेड। ये बताता है कि सॉफ्टवेयर टेस्ट कैसे होगा, राइट। ये सॉफ्टवेयर टेस्ट कैसे होगा ये बताता है, सॉफ्टवेयर का डिस्क्रिप्शन नहीं बताता है, राइट। नेक्स्ट, Which software life cycle model is based on iterative prototyping? बोला सॉफ्टवेयर का कौन सा वो लाइफ साइकिल मॉडल है जो इटरेटिव प्रोटोटाइपिंग को फॉलो करता है? क्या वो वाटरफॉल होता है? देखो, जो वाटरफॉल होता है वो काफी लिनियर मॉडल होता है और वो सीक्वेंशियल मॉडल इसको बोलते हैं। ये हमारा इटरेटिव मॉडल नहीं है, राइट। नेक्स्ट, क्या उसको हम लोग स्पाइरल मॉडल बोल देंगे? बिल्कुल बोलेंगे। जो स्पाइरल मॉडल होता है वो क्या करता है? वो रिस्क एनालिसिस और इटरेटिव प्रोटोटाइपिंग पे काम करता है। जो स्पाइरल मॉडल है वो क्या करता है? इसमें सबसे ज्यादा रिस्क एनालिसिस होता है कि रिस्क कितना इन्वॉल्व हुआ है, किसी भी मॉडल को बनाने में, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने में कितना रिस्क लगा है। जहां भी रिस्क का बात आएगा, जहां भी रिस्क एनालिसिस, रिस्क टर्म दिखेगा, आपको समझ जाना है कि स्पाइरल मॉडल की बात हो रही है। और इटरेटिव प्रोटोटाइपिंग मतलब क्या होता है? प्रोटोटाइप मतलब क्या होता है? देखो, जो प्रोटोटाइप होता है क्या होता है? एक नमूना होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है कि जो हमारा एक्चुअल सॉफ्टवेयर बनेगा, राइट। जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर बनेगा उससे पहले एक उसका प्रोटोटाइप मतलब उसका छोटा मॉडल बनाते हैं, एक उसका नमूना बनाते हैं जो हमें बताता है कि जो एक्चुअल सॉफ्टवेयर बनेगा वो कैसा दिखेगा फ्यूचर में, उसका एक नमूना बनाते हैं।
तो इस केस में जो हमारा आंसर है स्पाइरल मॉडल की तरह जाएगा। एजाइल मॉडल क्या है, एक दूसरा मेथोडोलॉजी है। प्रोटोटाइप मॉडल क्या है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया है प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइप क्या है, प्रोटोटाइप है कि हम लोग एक नमूना उसको बना के फिर से उसको पेश करते हैं, जो हमारा क्लाइंट है उसको, अगर उसको पसंद आया कि हाँ इस मॉडल का बना दो कि जो हमारा फाइनल होगा ऐसे दिखेगा, तो फिर जो कंपनीज होती है हमारा काम शुरू करती हैं और उस मॉडल की हेल्प से बनाती हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्या वाटरफॉल क्या है भाई, फॉलोज अ लीनियर स्टेप बाय स्टेप अप्रोच विथ नो इटरेशन। मैंने आपको बताया है कि जो वाटरफॉल मॉडल है उसमें कोई भी इटरेशन का झंझट नहीं है। एजाइल मॉडल क्या है, इटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल बट नॉट प्राइमरली बेस्ड ऑन प्रोटोटाइपिंग। जो एजाइल मॉडल है वो भी इटरेटिव है, इंक्रीमेंटल है, लेकिन वो प्रोटोटाइपिंग को फॉलो नहीं करता है। और जो प्रोटोटाइप मॉडल है मैंने आपको बताया ही है, फोकस ऑन बिल्डिंग प्रोटोटाइप्स बट नॉट नेसेसरली इटरेटिव। जो प्रोटोटाइप मॉडल है वो प्रोटोटाइप को बनाता है और फिर चीजें आगे प्रोसेस की जाती हैं, राइट। नेक्स्ट, विच मॉडल कंसिडर्स रिस्क असेसमेंट एंड इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। तो मैंने आपको एक टर्म बता ही दिया है कि जैसे आपको रिस्क दिखेगा आपको कुछ नहीं करना, जैसे रिस्क दिखा, रिस्क असेसमेंट, रिस्क एनालिसिस या फिर रिस्क फैक्टर कुछ भी दिखा तो आपको तुरंत आंख बंद करना है और मारना है ऑप्शन डी, स्पाइरल मॉडल को टिक करना है। तो वाटरफॉल क्या होता है मैंने आपको बता दिया है, एजाइल क्या होता है मैंने आपको बता दिया, प्रोटोटाइप क्या होता है मैंने आपको बता दिया, और उसके बारे में थोड़ा आप यहाँ फिर से पढ़ सकते हो, राइट। नेक्स्ट, ISO 9000 and SEI CMM are both frameworks related to। तो इसके जो पहले वीडियो हमने बनाया था पार्ट 1, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो ISO होता है 9000 ये क्या होता है। ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, और ये हमारा क्या है, एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो सॉफ्टवेयर के क्वालिटी को टेस्ट करता है। जैसे मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट आता है तो पहले बहुत सारे मेथड से उसकी क्वालिटी को टेस्ट किया जाता है कि क्या जो ये प्रोडक्ट है हमारे क्वालिटी पे खरा उतर रहा है, क्या ये मार्केट में सस्टेन कर पाएगा, क्या ये मार्केट में टिक पाएगा। क्योंकि यार कोई भी प्रोडक्ट आता है तो उससे पहले काफी सारे प्रोडक्ट उस काम को करने के लिए पहले से अवेलेबल हैं, तो क्या उसको ये कम्पीट कर पाएगा। तो जो सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में हम क्वालिटी को टेस्ट करते हैं उसके लिए हमारा दो स्टैंडर्ड है, ISO 9000 और SEI CMM। ये क्या करता है, सॉफ्टवेयर के क्वालिटी को एश्योर करता है कि क्या जिसका क्वालिटी है वो सच में सही है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है, इसमें हम लोग सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं कि जिस फंक्शनैलिटी के लिए हम बनाए हैं, जो चीजें हमें चाहिए, क्या जो सॉफ्टवेयर वो सही से काम कर रहा है, क्या जो सॉफ्टवेयर है उसी से रिलेटेड है, क्या जो सॉफ्टवेयर है वो सारे स्पेसिफिकेशन को कंटेन किया है जो हमें चाहिए, क्या जो इसके कोड्स हैं वो काम कर रहे हैं, राइट। सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन SRS, जैसे एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है कि क्या क्या सॉफ्टवेयर को चाहिए, क्या क्या इसका रिक्वायरमेंट्स है, कौन कौन से और मेथोडोलॉजी लगेंगे, क्या क्या इसमें लगेगा, उस सब का डॉक्यूमेंटेशन बना के सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन में रखा जाता है। सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रिंसिपल कि सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग कैसे होगी, इसका जो GUI है, इसका UI है वो कैसे रहेगा, ये हमारा सॉफ्टवेयर डिजाइन प्रिंसिपल में आता है। लेकिन जो ISO 9000 है और SEI CMM है वो हमारा क्वालिटी को चेक करता है और एक काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज इनकैप्सुलेशन इन UPS। तो मैंने यार आपको इनकैप्सुलेशन काफी बार बताया है, क्योंकि ये जो काफी सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं UPS के वो काफी इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम टाइम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने जितना भी आपको प्रैक्टिस सेट कराया है और जितना भी PYQ कराया है, आई थिंक इनकैप्सुलेशन हर एक में पूछा गया है। तो जो पिलर्स हैं UPS के, इसके बारे में आपको अच्छे से ज्ञान रखना बहुत जरूरी है। मैं तो बोलूंगा यार सारे के सारे को डेफिनेशन और इसका जो मेन पॉइंट्स है उसको रट लो। इनकैप्सुलेशन, जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, इनकैप्सुलेशन मतलब कैप्सूल। इनकैप्सुलेशन से आप कैप्सूल याद कर सकते हो। कैप्सूल क्या होता है कि इसमें बहुत सारे जो कंपोनेंट होते हैं सबको एक बॉक्स के अंदर रैप कर दिया जाता है। जैसे एक कैप्सूल है, सपोज करो एक कैप्सूल है, कैप्सूल तो इसके अंदर बहुत सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको इसके अंदर डाल दिया गया और फिर उस कैप्सूल को जब हम यूज करते हैं तो हमारी दिक्कत दूर हो जाती है। तो वैसे ही इनकैप्सुलेशन क्या है, अब ऐसे समझो कि इसमें जितने भी डेटा मेंबर्स होते हैं, डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन आप समझ लो, डेटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शंस, सबको एक सिंगल एंटिटी जिसको क्लास बोलते हैं उसके अंदर हम बाइंड करके रखते हैं। तो क्या होता है, द एबिलिटी टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम मल्टीपल क्लासेस, ये तो हमारा हो जाएगा इनहेरिटेंस का प्रॉपर्टी। जब इनहेरिटेंस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनहेरिटेंस। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, अगर हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोल देंगे, इनकैप्सुलेशन बोल देंगे, नहीं,
इसको हम क्लास के अंदर हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं क्लास के हेल्प से, इसको हम लोग इनकैप्सुलेशन नहीं बोलेंगे। द बंडलिंग ऑफ डेटा एंड मेथड्स दैट ऑपरेट ऑन द डेटा। यस, मैं क्या बोला हूं, डेटा और मेथड्स, मतलब डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस, इन दोनों को एक सिंगल एंटिटी मतलब क्लास के अंदर बंडल करना, क्लास के अंदर रैप करना, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। द यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेज ओनली, क्या हम केवल एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का यूज करेंगे तो उसको इनकैप्सुलेशन बोल देंगे? नहीं बोलेंगे भाई, उसको कहां से बोल देंगे, ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिस्ट्रक्टर? डिस्ट्रक्टर क्या होता है सर? देखो, मैंने आपको कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के बारे में काफी डिटेल में बताया है अपने उप्स वाले वीडियोज में, तो आप उसको मेक श्योर करें कि उसको चेकआउट करें अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्ट्रक्टर क्या होता है, इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है जिसका जो नेम होता है वो सेम होता है क्लास के नेम की तरह, राइट। उसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, और जब भी हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो कंस्ट्रक्टर होता है बाय डिफॉल्ट अपने आप कॉल हो जाता है। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर क्या होगा, अपने आप कॉल हो जाएगा। डिस्ट्रक्टर क्या है? डिस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर का उल्टा है। जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाएगा, और जब हम लोग ऑब्जेक्ट को डिलीट करेंगे तो वो करेंगे कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर के हेल्प से। जो डिस्ट्रक्टर होता है वो ऑब्जेक्ट को डिलीट करता है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट अपने आप कॉल हो जाता है। तो जो डिस्ट्रक्टर है क्या है, टू क्रिएट इंस्टांस ऑफ ए क्लास, ये तो कंस्ट्रक्टर का काम है, इसको काट दो। टू हैंडल एक्सेप्शन, नहीं, एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए हमारे पास काफी सारे कीवर्ड्स हैं, ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो, थ्रोवेबल, ऐसे। टू फ्री अप रिसोर्सेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड, यस, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय किया जाता है तो मेमोरी को फ्री करने का काम डिस्ट्रक्टर का है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। टू डिफाइन डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर प्रॉपर्टी, क्या जो डिफॉल्ट वैल्यूज हैं किसी भी प्रॉपर्टीज के उसको डिफाइन करने के लिए? नहीं, इसका काम ये नहीं है। तो डिस्ट्रक्टर अपोजिट ऑफ कंस्ट्रक्टर होता है। जब हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है, और जब हम ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं तो मेमोरी फ्री करने का काम हमारा डिस्ट्रक्टर करता है। एक तरह से आप ऐसे बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इनहेरिटेंस इन उप्स? आप देख रहे हो ये हमारा पीवाईक्यू है, ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और इसमें जो पिलर ऑफ उप्स हैं जैसे इनहेरिटेंस हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, एब्स्ट्रैक्शन हो गया, वो सारे के सारे पूछे गए हैं। और कोई भी आप पेपर उठा के देख लो, ये जो चारों के चारों पिलर्स हैं इनमें से काफी सारा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो जितना मैं बता रहा हूँ टॉपिक को अच्छे से समझो, ध्यान से समझो, और मैं तो बोलूंगा यार मल्टीपल बार पढ़ के इसको अपने दिमाग में बैठा लो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, और अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो उस समय आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार चार पिलर्स तो हैं लेकिन कौन से पिलर्स का काम क्या है, राइट। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस क्या होता है कि इसमें जो बेस क्लास होता है, जो पेरेंट क्लास होता है, उसके प्रॉपर्टी को उसके जो चाइल्ड क्लास होते हैं या फिर उसके जो नीचे डिराइव क्लास होते हैं वो पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, राइट। जैसे इनहेरिटेंस, जैसे मैं जो हूँ, जो मेरे फादर साहब है मैं उनसे इनहेरिट हुआ हूँ, और जो मेरे फादर साहब हैं वो अपने फादर साहब से, मतलब मेरे दादाजी से इनहेरिट हुए हैं, राइट। तो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में काफी अच्छे से और काफी सदियों से चलते आ रहा है और ये चलता रहेगा। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग में अगर एक क्लास के जो प्रॉपर्टीज हैं, जो मेंबर फंक्शंस हैं, उनको हम दूसरे क्लास में यूज करना चाहते हैं तो इनहेरिटेंस की हेल्प से हम करते हैं, राइट। तो बोल रहा है कि इनहेरिटेंस का काम क्या है? टू क्रिएट इंस्टांस ऑफ ए क्लास, किसी भी क्लास का इंस्टांस क्रिएट करना, नहीं, इसका काम नहीं है। टू प्रिवेंट डेटा एब्स्ट्रैक्शन, क्या जो डेटा का एब्स्ट्रैक्शन है, मतलब डेटा को जो हाइड करते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स, क्या उससे प्रिवेंट करना? नहीं। टू एस्टेब्लिश अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेज, बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको वही बताया है कि जो इनहेरिटेंस क्या होता है, पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी उसके चाइल्ड क्लास में जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। टू डिफाइन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन डिफाइन करने के लिए, नहीं, एक्सेप्शन डिफाइन करने के लिए हमारे पास काफी सारे कीवर्ड्स हैं जिसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म फॉर डिफाइनिंग मल्टीपल मेथड्स इन अ क्लास विद द सेम नेम बट विथ डिफरेंट पैरामीटर्स? बोला है कि कौन सा वो टर्म है जिसमें एक ही नाम के काफी सारे मेथड्स को हम बना सकते हैं लेकिन उनका पैरामीटर अलग रहना चाहिए। तो मैंने आपको एक टर्म पढ़ाया था ओवरलोडिंग नाम का, ओवरलोडिंग। इसमें क्या होता है कि एक ही नाम का आप फंक्शन बहुत सारा बना सकते हो जिसका नाम सेम रहेगा लेकिन उसका पैरामीटर अलग रहेगा, राइट।
तो इसको क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग। पहले मैं एग्जांपल देखता हूँ। देखो जैसे हमारे पास एक क्लास एग्जांपल नाम का, उसमें शो नाम का हमने एक मेथड बनाया है, शो नाम का, उसमें हमारे पास एक पैरामीटर है इंट ए। फिर से हमने शो नाम का बना दिया, उसमें हमारे पास एक पैरामीटर है और डबल टाइप का है, इन टाइप का है, डबल टाइप का है। फिर हमने क्या किया, एक और शो नाम का बना दिया, इसमें दो पैरामीटर्स हैं, एक ए और एक बी। तो इस टाइप के हम लोग काफी सारे फंक्शंस बना सकते हैं जिसका नाम सेम रहता है, लेकिन उसके जो पैरामीटर्स रहते हैं, जो उसमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स रहते हैं, वो डिफरेंट रहते हैं। तो चूंकि इनका नाम सेम है तो हम लोग बोलते हैं इसको ओवरलोड किए हैं। जैसे ध्यान समझो, अगर एक है, एक ही फंक्शन रहना चाहिए एक नाम का, तो हमने क्या किया, बहुत सारे फंक्शन को रख दिया, मतलब ओवर कर दिया, ओवरलोड कर दिया है, राइट, ऐसे समझो, ओवरलोड। इसको क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग बोलते हैं। और ये सारे के सारे जो कंसेप्ट है एक से ज्यादा फॉर्म करने के लिए, एक से ज्यादा इसका रूप बनाने के लिए, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। कि एक जो हमारे पास मेथड्स हैं उसके अलग अलग रूप बनाए जाते हैं, उसमें अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन जिसका नाम है वो एक ही होता है। इसको क्या बोलेंगे, ओवरलोडिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओवरलोडिंग। ओवरराइडिंग क्या होता है, ओवरराइडिंग होता है कि जो हमारे पास ए मेथड्स हैं, जैसे सो नाम का एक ही मेथड है, सो मतलब एक ही नाम के तीन मेथड्स हैं, सो ये सारे सारे एक ही क्लास के अंदर है, क्लास एग्जांपल। लेकिन जो ओवरराइडिंग होता है उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है, सेम मेथड्स रहेंगे जिसका नाम सेम रहेगा, लेकिन अलग अलग क्लास में। अगर बेस क्लास में एक है तो दूसरा रहेगा उसके डिराइव्ड क्लास में। ओवरराइडिंग मतलब डिराइव्ड क्लास में रहेगा, और जो हमारे पास ओवरलोडिंग है मतलब एक ही क्लास में एक नाम के काफी सारे फंक्शंस रहेंगे। इनहेरिटिंग क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है। इनहेरिटेंस क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि इसमें जो पेरेंट होता है उसकी प्रॉपर्टी को उसका जो चाइल्ड क्लास होता है वो इनहेरिट करता है, राइट। नेक्स्ट, which type of methods does not have an implementation details in the base class and must be overridden by derived class। मैंने आपको पहले इसके बारे में बताया है, आई थिंक अब आपको ये समझ में आ रहा होगा। बोला कौन, which type of methods, कौन सा मेथड्स है, does not have implementation details in the base class। उसका जो बेस क्लास है उसमें उसका इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स नहीं होता है, उस मेथड का सिर्फ नाम होता है, लेकिन उसका उस मेथड्स को हम डिराइव्ड क्लास में ओवरराइड करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। देखो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एक ऐसा मेथड्स है जिसको अगर हम बेस क्लास में डिफाइन कर रहे हैं तो सिर्फ हम डिफाइन करेंगे, उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। जैसे अगर मैं लिख रहा हूं, जैसे मान लो कोई शो नाम का फंक्शन है, तो एब्स्ट्रैक्ट शो, और इसको मैं सिर्फ ऐसे डिफाइन कर दूंगा, इसको मैं यहाँ फंक्शन के अंदर मैं कुछ डिफाइन नहीं करूंगा, राइट। मैं फंक्शन के अंदर जो इसका इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स है उसको नहीं लिखूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, जो इसका डिराइव्ड क्लास होगा, डिराइव्ड क्लास जो इस क्लास को इनहेरिट करेगा, उसके अंदर फिर मैं शो को डिफाइन करूंगा, और शो के अंदर जो भी हमें काम कराना होगा उसको मैं रखूंगा। तो इसको क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। सील मेथड्स क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, वर्चुअल क्या होता है, इसके बारे में यहाँ लिखा गया है। वर्चुअल क्या होता है, हैज अ डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशंस दैट कैन बी ओवररिडन, ठीक है। सील्ड क्या होता है, कैन नॉट बी ओवररिडन, ओवरराइड नहीं हो सकता है। स्टैटिक क्या होता है, बिलोंग टू द क्लास टू नॉट टू एनी इंस्टेंस एंड कैन नॉट बी ओवररिडन। स्टैटिक क्या होता है, स्टैटिक मेथड्स एक ऐसे मेथड्स होता है जो डायरेक्ट हम क्लास के हेल्प से उसको एक्सेस करते हैं। जो स्टैटिक मेथड होता है उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम लोग डायरेक्ट क्लास के नाम से क्लास का यूज करके हम लोग स्टैटिक मेथड्स को यूज कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। हमारे पास क्या है, क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप, और हमारे पास देखो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, ड्रॉ नाम का, ड्रॉ, नो इम्प्लीमेंटेशंस, मतलब सिर्फ इसको हमने डिफाइन किए हैं, इसके अंदर कुछ नहीं लिखे हैं। फिर जो हमारे पास सर्कल क्लास है उसके अंदर शेप को, जो हमारा शेप क्लास है उसको डिराइव किए हैं, इनहेरिट किए हैं। और फिर जो हमारा ड्रॉ यहाँ मेथड्स है, फिर उसके अंदर हम लोग यहाँ क्या किए हैं, उसको इम्प्लीमेंट किए हैं। तो इसको बोलते हैं कि जो बेस क्लास है उसके अंदर इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, लेकिन जो डिराइव्ड क्लास है, डिराइव्ड क्लास, उसके अंदर इसका इम्प्लीमेंटेशन है। तो इस केस में इसको हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड के नाम से जानते हैं, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द टर्म फॉर द एबिलिटी ऑफ ए क्लास टू प्रोवाइड डिफरेंट इंप्लीमेंटेशंस ऑफ ए मेथड बेस्ड ऑन इनपुट पैरामीटर्स। और इस क्वेश्चन को मैंने आपको पहले बता दिया है। इसमें बोल रहा है वो कौन सा एबिलिटी है जिसमें किसी क्लास के अंदर एक ही मेथड्स को अलग अलग तरीके से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिसका इनपुट पैरामीटर्स के आधार पर, या फिर इनपुट पैरामीटर जिसका अलग अलग होगा। क्या उसको ओवरलोडिंग बोल देंगे, क्या उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोल देंगे, क्या उसको इनहेरिटेंस बोल देंगे, क्या उसको इनकैप्सुलेशन बोल देंगे।
तो इनकैप्सुलेशन क्या होता है, मैंने इसके बारे में आपको बताया है कि एक कैप्सूल होता है जिसमें डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस एक साथ रहते हैं एक सिंगल एंटिटी में बंद कर। तो ये तो हमारा आंसर होने से रहा। इनहेरिटेंस क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि इसमें जो पेरेंट क्लास होता है उसके प्रॉपर्टी को उसके जो चाइल्ड क्लास होते हैं इनहेरिट करते हैं। ओवरलोडिंग मैंने आपको बता दिया है। ओवरलोडिंग क्या होता है, जैसे एक ही नाम के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं उसको हम लोग ओवरलोड करते हैं एक ही क्लास के अंदर। तो ये हमारा एक टाइप हो गया, जो पॉलीमॉर्फिज्म है जो इसका आंसर है, इसका एक टाइप हो गया ओवरलोडिंग, और एक टाइप होता है ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग, राइट। लेकिन जो मेन कंसेप्ट होता है कि इस टाइप के मेथड्स को एक ही नाम में अलग अलग फॉर्म में हो रहा है, तो इस जो कंसेप्ट है इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और उसका एग्जांपल हमारे पास देखने को मिलता है ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग, राइट। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो, जो हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म है वो दो टाइप का है, एक है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और दूसरा है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसको क्या बोलते हैं, जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग, और जो रन टाइम होता है उसको बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग मतलब एक ही क्लास के अंदर एक ही नाम का फंक्शन मल्टीपल टाइम्स हो जिसका पैरामीटर्स अलग रहता है। ओवरराइडिंग का क्या मतलब है कि इसका क्लास अलग रहता है, क्लास अलग अलग क्लास में रहते हैं, जो बेस क्लास में जो मेथड्स का नाम है वही नाम हमारा डिराइव क्लास में रहता है, लेकिन दोनों अलग अलग क्लास में रहते हैं, उसको बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। एग्जाम्पल आप यहाँ समझ सकते हो, देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन यहाँ देख सकते हो कि जो कंपाइल टाइम है वो कंपाइल टाइम के दौरान हमें पता चलेगा, और जो रन टाइम है वो रन टाइम के दौरान पता चलेगा। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म HTTP स्टैंड फॉर? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाऊंगा और हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बिन नंबर को टिक तुरंत मारूंगा। ऐसा कुछ हमारे पास फुल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। नेक्स्ट, तो मैंने काफी सारे और भी इंपॉर्टेंट जो फुल फॉर्म बन सकते थे उसको यहाँ रखा है, तो एक बार मैं इसको पढ़ता हूँ। आप मेक श्योर करें कि मैक्सिमम फुल फॉर्म्स को आप याद कर लें। हालांकि ये काफी कॉमन है, आपको मैक्सिमम इसमें याद होगा, लेकिन फिर भी आपको मल्टीपल टाइम पढ़ते रहना है, रिविजन करते रहना है, क्योंकि यार एग्जाम में पता नहीं कौन से फुल फॉर्म्स आ जाए, और उस समय अगर आप ठीक से नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको लगेगा कि यार सारा का सारा ऑप्शन सही है, मैं गलत किसको करूं, राइट। तो देखो, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका काम क्या है यहाँ लिखा हुआ है। HTTPS, ये हमारा S जुड़ता है तो सिक्योर हो जाता है, सिक्योर हो जाता है। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, DNS डोमेन नेम सिस्टम। इस सारे का सारे फुल फॉर्म को याद करना है, प्लस इसका वर्किंग। डायरेक्ट पूछ देगा कि ईमेल सेंड करने के लिए किसका यूज होता है, डायरेक्ट पूछेगा कि सेंडिंग ईमेल्स के लिए किसका यूज होता है, डायरेक्ट पूछेगा कि वेब ब्राउजर के लिए किसका यूज होता है, वेब ब्राउजिंग हम करते हैं किसका होता है, अगर सिक्योर वेब ब्राउजिंग करना है तो किसका होता है। ये सारे के सारे टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, राइट। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल्स। देखो, मैंने आपसे यहाँ बोला है कि डायरेक्ट पूछ सकता है सेंडिंग ईमेल्स, और देखो यहाँ डायरेक्ट पूछ भी दिया है। ये जो हमारा PYQ है इसमें पूछ ही दिया है ईमेल सेंड करने के लिए किसका करते हैं, तो SMTP। HTTP क्या होता है, सिक्योर वेब ब्राउजिंग। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल को सेंड करने के लिए। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो इंटरनेट का बैकबोन है, और सारा का सारा कम्युनिकेशन इसी से होता है। एक काफी इंपॉर्टेंट है TCP जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म आपको याद करना है। तो इसके बारे में जो हमारे पास जितने भी ईमेल रिलेटेड प्रोटोकॉल्स हैं उसको देखते हैं। SMTP मेल को सेंड करने के लिए, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल्स फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर और बिटवीन सर्वर्स, ठीक है। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 यूज्ड फॉर रिसीविंग डाउनलोडिंग ईमेल्स फ्रॉम द मेल सर्वर टू अ क्लाइंट, ईमेल्स आर यूजुअली डाउनलोडेड एंड डिलीटेड फ्रॉम द सर्वर, ठीक है। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, जो IMAP है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसका फुल फॉर्म याद कर लो। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर रिसीविंग ईमेल्स अलाउइंग क्लाइंट्स टू व्यू एंड मैनेज ईमेल्स ऑन द सर्वर विदाउट डाउनलोडिंग। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन ऐसा बनेगा, कौन सा प्रोटोकॉल है जिसके हेल्प से हम लोग ईमेल्स को देख सकते हैं लेकिन उसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोग ऐसे प्रोटोकॉल बताओ जिसके हेल्प से हम लोग ईमेल को देख लेंगे लेकिन बिना डाउनलोड किए, उसको क्या बोलते हैं, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट की हेल्प से मैसेज को एक्सेस करना। MIME मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस, इसका काम क्या है सर, ईमेल्स एक्सटेंड्स मेल टू सपोर्ट मल्टीमीडिया, जैसे इमेज ऑडियो अटैचमेंट। इसके हेल्प से हम लोग जो हमारे पास ईमेल होता है उसमें हम लोग अलग टाइप के मल्टीमीडिया को सपोर्ट कराते हैं।
जैसे इमेजेस हो गया, ऑडियो हो गया, अटैचमेंट्स हो गए। नॉट अ स्टैंड अलोन प्रोटोकॉल बट स्टैंडर्ड यूज विथ, देखो जो MIME है वो स्टैंडअलोन प्रोटोकॉल नहीं है, मतलब अकेले वो कोई काम नहीं कर सकता है, वो SMTP, POP3 और IMAP इन सब प्रोटोकॉल्स के हेल्प से चीजों को करता है, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ CSS मीडिया क्वेरी, जो CSS मीडिया क्वेरी होता है उसका फंक्शन क्या है। तो मैं जब आपको वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी में पढ़ाया हूं तो मैंने उसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो मैंने उसमें आपको पढ़ाया था कि जो मीडिया क्वेरी क्या होता है। मीडिया क्वेरी क्या होता है? मीडिया क्वेरी एक ऐसा टेक्नोलॉजी, एक ऐसा टर्म है जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास स्मार्टफोन हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया, तो हर एक टाइप के स्क्रीन के लिए हम वेबसाइट को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं कि जो हमारा वेबसाइट हो वो काफी रिस्पॉन्सिव हो, किसी भी आकार का हमारे पास डिवाइस आ जाए तो उसमें जो हमारे वेब पेज है वो काफी अच्छे से खुले, काफी रिस्पॉन्सिव हो, और जितना उसका स्क्रीन है उतना जगह को छेके, राइट, उतना ही जगह वो लेना चाहिए। वो क्या होता है? मीडिया क्वेरी। टू ऐड मल्टीमीडिया कंटेंट टू अ वेब पेज, क्या उसके लिए मीडिया क्वेरी है? नहीं। टू जनरेट एनिमेशन, एनिमेशन के लिए कब से आ गया है? काटो इसको। टू अप्लाई डिफरेंट स्टाइल्स बेस्ड ऑन द डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स, यस, जो डिवाइस है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से स्टाइल को अप्लाई करना, उसको बोलते हैं मीडिया क्वेरी। टू डिफाइन कलर स्कीमा फॉर वेबसाइट, नहीं, कलर का काम इसका नहीं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड जावास्क्रिप्ट वेरिएबल नेम्स, बोल रहा है कि जो जावास्क्रिप्ट है उसमें वेरिएबल का वैलिड नेम कौन सा है? क्या 1 2 3 स्पेस वेरिएबल लिख देंगे तो सही हो जाएगा? तो देखो जो वेरिएबल है उसका नाम कभी भी हमारा नंबर से शुरू नहीं हो सकता है, नंबर से शुरू नहीं हो सकता है, कभी भी स्पेशल कैरेक्टर अदर देन अंडरस्कोर से शुरू नहीं हो सकता, अंडरस्कोर से हो सकता है लेकिन इसके अलावा जैसे माना हमारे पास हैशटैग है, @ है, इससे शुरू नहीं हो सकता। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा नंबर से। वेरिएबल और उसके बीच में स्पेस नहीं रह सकता है, आपको स्पेस अलाउड नहीं है, स्पेस अलाउड नहीं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि हैशटैग अवेलेबल नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा? गलत। लेकिन अंडरस्कोर हमारे पास अलाउ है, अंडरस्कोर और यहाँ भी अंडरस्कोर होगा, ये हमारा सही है। यहाँ भी क्या हो जाएगा? अंडरस्कोर, या फिर देखो, या फिर ऐसे होगा वेरिएबल 1 2 3 और यहाँ अंडरस्कोर, ऐसे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आपको जो वेरिएबल है उसके नेम के आगे नंबर अलाउड नहीं है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है, अंडरस्कोर को छोड़कर वेरिएबल के नाम के बीच में स्पेस अलाउड नहीं है, राइट, स्पेस अलाउड नहीं है। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ बना भी है, राइट। नेक्स्ट, हाउ कैन यू मेक अ एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट टू अ सर्वर इन जावास्क्रिप्ट, बोला है जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर हम लोग एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हैं यूजिंग द एसिंक कीवर्ड। अगर एसिंक यूज करेंगे तो उसके साथ हमें, देखो अगर एसिंक मैं कर रहा हूं तो उसके साथ हमें अवेट करना पड़ता है, अवेट। तो ये हमारा क्या करता है, जो हमारा फंक्शन होता है उसको एसिंक्रोनस बना देता है, एसिंक्रोनस बना देगा, लेकिन उस सर्वर को रिक्वेस्ट नहीं सेंड करेगा। यहाँ रिक्वेस्ट सेंड करने का बात हो रहा है, यहाँ ये बात नहीं हो रहा है कि कोई भी फंक्शन है उसको एसिंक्रोनस कैसे बनाते हैं। हमें ये बोल रहा है कि जो एसिंक्रोनस फंक्शन होता है उसमें अगर सर्वर को रिक्वेस्ट करना है तो क्या करते हैं, तो एसिंक और अवेट ये तो नहीं करते हैं, क्योंकि ये फंक्शन को एसिंक्रोनस बनाता है, सर्वर को रिक्वेस्ट नहीं करता। सर्वर को रिक्वेस्ट कराने के लिए आपको एपीआई को फेच करना पड़ता है यूजिंग फेच कीवर्ड या फिर XML HTTP रिक्वेस्ट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। बाय डिफाइनिंग कॉल बैक फंक्शन, नहीं, कॉल बैक फंक्शन इस काम के लिए नहीं है, उसका काम अलग है। तो ध्यान से मैंने क्या बोला है, अगर आप एसिंक लगाते हो तो आपको अवेट करना पड़ेगा। एसिंक्रोनस फंक्शन बना रहे हो तो जब भी उसका कॉल बैक का रिस्पॉन्स आएगा तो आपको थोड़ा सा रुक के तब आप उसको प्राप्त करेंगे, इसलिए एसिंक और अवेट लग गया। लेकिन यहां बोल रहा है कि रिक्वेस्ट टू अ सर्वर, सर्वर को रिक्वेस्ट करना है, तो जो एसिंक अवेट कीवर्ड का यूज होता है वो सर्वर को रिक्वेस्ट करने के लिए नहीं होता है। सर्वर को रिक्वेस्ट करना है तो आपको फेच करना पड़ेगा, एपीआई को फेच करना पड़ेगा फेच कीवर्ड के हेल्प से, और XML HTTP रिक्वेस्ट, इन दोनों में से किसी का यूज करना पड़ेगा, तब आप सर्वर को रिक्वेस्ट कर पाएंगे। तो आप यहां देख सकते हो, जैसे फेच हमारे पास एक लिंक है, मतलब फेच करो इस लिंक को और उसके बाद क्या करो, देन रिस्पॉन्स को response.json में करो, उसके बाद जो डेटा है उसको console.log में प्रिंट करो डेटा को, फिर कैच करो एरर को, अगर एरर आ रहा है तो console.error को प्रिंट करो, और इस सारे के साथ जो डॉट देन लगा है वो प्रॉमिस को रिटर्न कर रहा है। प्रॉमिस, अब जावास्क्रिप्ट में प्रॉमिस क्या होता है,
तो इसके बारे में आप रिसर्च करो, प्रॉमिस आपसे नहीं पूछा जाएगा, काफ़ी एडवांस लेवल का कंसेप्ट है। जब हम लोग वेब डेवलपमेंट करते थे तो प्रॉमिस, एसिंक, अवेट, फिर हमारा हो गया अलग अलग चीज़ें हम लोग पढ़ते थे, राइट। तो इसमें आपको उतना एडवांस नहीं पढ़ना है, जैसे सिर्फ ये पूछ देगा कि किस कीवर्ड का काम क्या है, वेरिएबल क्या होते हैं, इसमें कैसे चीज़ों को डिफाइन करते हैं, जावास्क्रिप्ट में कैसे वेरिएबल डिफाइन करेंगे, कितना तरीका है, इन सब के बारे में हमने डिटेल में जो हमारा वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी का प्लेलिस्ट है या वीडियो है आप उसको देख सकते हैं। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन उसमें किया है, राइट। नेक्स्ट, इन XML विच एट्रीब्यूट इज यू टू यूनिकली आइडेंटिफाई। तो देखो वो चाहे HTML हो, CSS हो, जावास्क्रिप्ट हो, कुछ भी हो, अगर आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके आईडी को सिलेक्ट करना है। क्योंकि आईडी क्या होता है, यूनिक होता है। जो आईडी होता है वो यूनिक होता है। अगर मैं क्लास की बात करूं, क्लास, तो एक क्लास के अंदर काफी सारे फंक्शनैलिटी, काफी सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन एक आईडी के अंदर एक ही चीज होगा, तो इसे आंसर क्या हो जाएगा, आईडी। क्लास में मल्टीपल होता है, नेम जैसा कुछ नहीं है, टैग जैसा कुछ नहीं है, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ SQL इंजेक्शन अटैक्स। जो SQL का इंजेक्शन अटैक्स है उसका पर्पस क्या है, टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ डेटाबेस क्वेरी। क्या जो डेटाबेस का क्वेरी है उसके परफॉर्मेंस को हम बढ़ा देंगे। देखो SQL में किसी कोड को इंजेक्ट करना, इसका नाम सजेस्ट कर रहा है SQL इंजेक्शन, मतलब जो हमारे पास SQL का क्वेरी होता है, SQL का क्वेरी, उसमें किसी फर्जी कोड को या फिर ऐसे कोड को इंजेक्ट कर देना जिसके हेल्प से जो हैकर्स होते हैं या फिर जो हमारे पास मिडिल मैन होते हैं जो चीज़ों को हैक करना चाहते हैं, वो ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन या फिर जो इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी होता है उसको बाईपास करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं अगर इसमें कोई कोड अपना डाल दूं तो एक कोई भी ऑथराइजेशन बिना किए उसमें जा पाए, या फिर जो हैकर्स हैं वो डायरेक्ट बिना ऑथराइज यूजर बने चीज़ों को एक्सेस कर पाएँ और डेटा को ब्रीच कर पाएँ। तो क्या होगा, SQL क्वेरी में हम लोग क्या, उसमें क्या वो लोग करता है, कोई भी कोड इंजेक्ट कर देता तो इनकी तो परफॉर्मेंस, तो उससे क्या परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, नहीं, ये लोग तो चोर हैं, डेटा को चुराते हैं, तो इसको काटो। टू बाईपास ऑथेंटिकेशन सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। वो चाहते हैं कि ऑथेंटिकेशन सिस्टम खत्म हो जाए। जैसे मानो मैं या फिर कोई भी है, कोई चोर है, तुम्हारे दरवाजा के अंदर एक बहुत भयंकर यहाँ लॉक लगा है, जैसे मान लो एक ताला है, बहुत भयंकर ताला है, और उसने देखा है कि यार जो इसका ऊपर का फ्लोर है इसमें एक दरवाजा लगा हुआ है, और डायरेक्ट अगर मैं यहाँ जाऊंगा तो यहाँ से मैं दरवाजा तोड़ के जा सकता हूँ, उसमें छोटा सा ताला लगा हुआ है। तो क्या करेगा, इसको बाईपास करेगा और बोलेगा कैसे भी करके मैं यहाँ चढ़ता हूँ और इसको तोड़ता हूँ, फिर अंदर घुसता हूँ। तो ऐसे ही SQL क्वेरी में क्या होता है, इंजेक्शन में क्या होता है कि कुछ कोड जो हैकर्स होते हैं वो SQL क्वेरी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं ताकि जो मेन ऑथराइजेशन है, ऑथेंटिकेशन है, उसको वो लोग बाईपास कर लें और चोरी कर पाए, डेटा को ब्रीच कर पाए और सर्वर को चलने नहीं दें, डेटाबेस में कुछ गलतियां ला दें। टू इंप्रूव डेटाबेस सिक्योरिटी, क्या जो डेटाबेस होता है उसके सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए होता है, नहीं, ये लोग तो बदमाश हैं। टू इनहांस डेटा इनक्रिप्शन, डेटा को और इनक्रिप्ट करने के लिए किया जाता है, नहीं, खत्म। नेक्स्ट, तो इसके बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं। SQL इंजेक्शन ये टाइप ऑफ अटैक, एक अटैक है वेयर एन अटैकर इंसर्ट्स या फिर इंजेक्ट करता है मैलिशियस SQL कोड इनटू इनपुट फील्ड्स और पैरामीटर्स so that the database executes unintended commands. Common attackers will include bypass authentication, read confidential data, modify or delete data, execute administrative operations on the database server. इनका काम होता है कि लोगों से या फिर जो डेटाबेस है उसको मॉडिफाई करना, डिलीट करना, ऑथेंटिकेशन को बाईपास करना, जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटा है उसको रीड आउट करना, उसमें ब्रीच करना, राइट। नेक्स्ट, और यार मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा कि अभी बिहार स्टेट का जो एग्जाम है वो 15 दिन में है कंप्यूटर साइंस का, तो अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आप पूरा जान लगा कर पढ़ सकते हैं तो आप इस नोट्स को ले सकते हैं। मात्र 99 रुपए में आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट का हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, प्लस आपको काफी सारे जो PYQs हुए हैं उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन में सोल्यूशन मिलेगा और 15 सीट्स मिलेगा, 15 मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सीट मिलेगा और आर्ट्स ऑफ टीचिंग भी अभी आपको मिल रहा है सिर्फ 99 रुपए में। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप उसको डेफिनेटली चेकआउट करें, अच्छे से पढ़ें, जान लगा दें और 15 दिन अगर आपने पढ़ लिया, मेहनत कर लिया, सारे के सारे मेरे प्लेलिस्ट की वीडियो देख लिए और जो PYQ जो उसको देख लिए, देन यू आर गुड टू गो। कुछ देखने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आप इतना कर लो एंड यू विल बी रॉकिंग, समझे। क्योंकि आज जो मैं चीजें पढ़ा दिया हूं, अगर किसी ने ध्यान से पढ़ लिया, 2 से 3 बार कर लिया और इससे रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट आएगा तो उस क्वेश्चन को छोड़ ही नहीं पाएगा, क्वेश्चन की बैंड बजा देगा।
राइट। मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यार मैंने सारे पेपर को सॉल्व करा दिया और मैं देखा हूँ कि जो मैंने प्लेलिस्ट में पढ़ाया है वो सारे के सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट बन रहे हैं। और किसी को अगर इतना कॉन्सेप्ट याद कर लिया, कमाल है आदमी, वो कमाल है। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसको डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। द क्लीन स्टार ऑपरेशन एक्सेप्ट द फॉलोइंग स्ट्रिंग्स ऑफ ए फाइनाइट लेंथ ओवर सेट A01 वेयर स्ट्रिंग एस कंटेंस इवन नंबर्स ऑफ 0 and 1। बोला है हमारे पास एक सेट है जिसमें 0 और 1 एलिमेंट्स हैं, और एक ऐसा स्ट्रिंग हमें बनाना है जिसमें इवन नंबर ऑफ 0 और 1 हो। इवन नंबर, इवन मतलब जो दो से कट जाए, इवन नंबर ऑफ 0 हो और इवन नंबर ऑफ 1। तो इसमें 0 कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6 0 है। 1 कितना है, 1 2 3 4 5 6, अब 6 0 है, 6 1 है, ठीक है। 0 1 फिर 0 0 1 1 फिर 0 1 0 1 0, ये बराबर है। फिर 0 0 1 1 फिर 0 0 1 1 0 0 1 1, ठीक है। हाँ देखो, तो इसका ट्रिक क्या है, इसमें ट्रिक कुछ नहीं है, ये है कि जब भी हमारे पास स्ट्रिंग को हम देखते हैं और हमें इवन नंबर ऑफ 0 चाहिए था और इवन नंबर ऑफ 1 चाहिए, तो उसमें क्या होता है, एक जो इम्प्टी स्ट्रिंग होता है, जो इम्प्टी स्ट्रिंग होता है वो भी हमारा कंसीडर किया जाता है। इम्प्टी स्ट्रिंग को क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। तो इसमें एप्सिलॉन है नहीं है, इसको काट देना है। इसमें एप्सिलॉन है नहीं है, इसको काट देना है। और देखो ये जो क्वेश्चन है आई थिंक सेम टू सेम किसी और सेट में भी आया था, और मैंने आपको सेम टू सेम यही क्वेश्चंस कराया हुआ है, राइट। तो अगर आप वीडियो को शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा। तो एप्सिलॉन आता है, इसमें तो एप्सिलॉन नहीं है, इसमें एप्सिलॉन नहीं है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कटिस। ये हमारा एप्सिलॉन है। फिर 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1, यहाँ 0 0 रहना चाहिए, एक 1 एक्स्ट्रा है तो हमारा गलत हो जाएगा। एप्सिलॉन है, ठीक है। 0 0 1 1 सही बात है, 1 1 0 0 सही बात है, फिर 1 1 0 0 सही बात है। तो इस केस में जो हमारा आंसर है वो डी हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो जो स्ट्रिंग है उसमें इवन नंबर ऑफ 0 होना चाहिए, मस्ट हैव होना चाहिए। इवन नंबर ऑफ 1 होना चाहिए, क्वेश्चन में दिया है इवन नंबर ऑफ 0 इवन नंबर ऑफ 1, ठीक है। द सेट क्या है, 0 और 1 है। क्लीन स्टार क्या बोलता है, मीन्स 0 और मोर कॉन्केटिनेशन। जो क्लीन का स्टार है वो बोलता है कि 0 या फिर ज्यादा कॉन्केटिनेशन हो। सो जो इम्प्टी स्ट्रिंग है इज ऑलवेज एक्सेप्टेड। बोल रहा है कि या तो 0 हो या फिर एक से ज्यादा कॉन्केटिनेशन हो, मतलब जुड़ा हुआ चीज हो। एक जो क्लीन स्टार है सिंपली बोलता है कि या तो 0 हो या फिर 0 से ज्यादा हो। 0 हो मतलब वैसा स्ट्रिंग जिसका साइज 0 हो। 0 जो हमारे पास नंबर है ये नहीं, स्ट्रिंग का साइज वाला 0। स्ट्रिंग जो साइज में 0 है इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, मतलब इसमें कुछ नहीं है, एम्प्टी है। वो हमेशा एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे ई कंटेंस 0 0 0s एंड 0s 1, क्योंकि जो एप्सिलॉन होता है इसमें एक भी 0 नहीं होता है और एक भी 1 नहीं होता है। वहीं बोला 0 0s, 0s को 0 बार कंटेंट करता है और 1s को 0 बार, मतलब कुछ भी नहीं। और दोनों के दोनों हमारे क्या है, इवन है। तो इस केस में हम एप्सिलॉन को भी कंसीडर करेंगे और डी हमारा आंसर हो जाएगा। हालांकि इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी बताया हुआ है, तो आप उसको भी चाहें तो देख सकते हैं। अगर आप पहले से देखते आ रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आई थिंक आपको इसका ऑप्शन याद ही हो गया होगा कि इस टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें क्या करते हैं, जो एप्सिलॉन रहता है उसको भी कंसीडर करते हैं और फिर देखते हैं कि किसमें नंबर ऑफ 0s और नंबर ऑफ 1s इवन नंबर में है, राइट। नेक्स्ट, द कंप्लीमेंट ऑफ ए लैंग्वेज विल ओनली बी डिफाइंड व्हेन एंड ओनली व्हेन द डैश ओवर द लैंग्वेज इज डिफाइंड। बोल रहा है किसी भी नंबर का जो कंप्लीमेंट है वो केवल तभी डिफाइन होगा जब किसी नंबर पे क्या डिफाइन होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या किसी नंबर का अल्फाबेट या फिर वर्ड या फिर स्ट्रिंग या फिर ग्रामर। तो इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्फाबेट। इसको क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। वर्ड क्या होता है, वर्ड आपको पता है कि अलग अलग लेटर का कॉम्बिनेशन होता है। रेफर्स टू ए स्ट्रिंग इन द लैंग्वेज नॉट द बेसिस फॉर डिफाइनिंग कॉम्प्लीमेंट। आप वर्ड के हेल्प से कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ये बात हमारा बोल रहा है, ठीक है। स्ट्रिंग क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ सिंबल, या फिर आप बोलो कि जो अल्फाबेट के जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं अगर उसको हम लोग ऑर्गेनाइज करें एक व्यवस्थित रूप में जिसका कुछ मीनिंग हो, उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। तो आप स्ट्रिंग हो गया। ग्रामर क्या होता है, डिफाइंस हाउ स्ट्रिंग्स आर जनरेटेड बट इजंट नेसेसरी टू डिफाइन द कॉम्प्लीमेंट। ग्रामर क्या होता है, जो डिफाइन करता है कि जो स्ट्रिंग होगा कैसे फॉर्म होगा। जैसे जो ग्रामर है आप ऐसे समझो, जो ग्रामर है, ग्रामर ये तो समझो एक रूल है, रूल है। इस रूल के हेल्प से हम बताएंगे स्ट्रिंग फॉर्म कैसे होगा। जैसे आप इंग्लिश ग्रामर की ही बात कर लो, जो ग्रामर है वो पूरा पूरा रूल है, उसमें काफी सारे नियम हैं,
राइट। और अल्फाबेट क्या है, उस सारे के सारे ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हैं जिसके हेल्प से हम वर्ड बनाते हैं, जिसके हेल्प से हम स्ट्रिंग बनाते हैं, राइट। तो आंसर इसका अल्फाबेट हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, द मिनिमम नंबर ऑफ productions required to produce a language consisting of palindrome string over sigma of a, b is। देखो इस क्वेश्चन को समझना आसान नहीं है, और जो एजुकेटर्स हैं वो लोग डायरेक्ट इसका आंसर बोलते हैं 5 होगा। क्यों होगा किसी को पता नहीं है, तो 5 होगा इसका आंसर। कैसे होगा मैं बताता हूं, देखो ध्यान से। आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। आपको क्या करना है, ध्यान से देखो। अगर हमारे पास ए है और बी है और बोल रहा है इसके हेल्प से हमें स्ट्रिंग बनाना है, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग बनाना है, कितना बनेगा, कैसे बनेगा। देखो अगर सिर्फ आप ए लिखते हो, ए, अगर आप सिर्फ ए लिखते हो तो क्या ए पैलिंड्रोम है कि नहीं, आप बोलोगे है। देखो पैलिंड्रोम क्या होता है, पैलिंड्रोम होता है, पैलिंड्रोम उल्टा सीधा एक समान। जैसे अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूं ए बी ए, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं तो इसको मैं इधर से पढ़ूं तो क्या हो जाएगा, ए बी ए। इसको मैं इधर से पढ़ूं उल्टा से तो ए बी ए, ए बी ए। मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स या फिर ऐसा स्ट्रिंग जिसको आप आगे से पढ़ें या फिर पीछे से पढ़ें, दोनों के दोनों बराबर होगा, उसको बोलते हैं पैलिंड्रोम। मतलब उल्टा सीधा एक समान, उसको क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम। तो अगर मैं सिर्फ ए बी में से अगर मैं सिर्फ ए को लिखूं, ए को, तो क्या ये पैलिंड्रोम नहीं है। ध्यान समझो पहले, क्या जो अगर मैं सिर्फ ए लिख रहा हूं ए, तो क्या ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो आप बोलोगे यार अगर मैं इसको उल्टा पढ़ रहा हूँ सीधा पढ़ रहा हूँ तो बराबर आ रहा है, अगर मैं इसको उल्टा भी पढ़ रहा हूँ सीधा भी पढ़ रहा हूँ तो ए ही आ रहा है, तो ये पैलिंड्रोम है। अगर मैं सिर्फ बी को लिख रहा हूँ तो क्या ये पैलिंड्रोम है, हाँ है, हाँ पैलिंड्रोम है। अगर मैं ए और ए को 2 बार लिख रहा हूँ तो क्या पैलिंड्रोम है, क्योंकि मैक्सिमम 2 कैरेक्टर हमें लेना है, इसमें 2 है ए बी, मतलब मैक्सिमम 2 कैरेक्टर से लेना है, राइट, हाँ है। अगर मैं बी भी लिख रहा हूँ तो क्या पैलिंड्रोम है, हाँ। अगर मैं एम्प्टी स्ट्रिंग रख रहा हूँ, किसी को भी यूज नहीं कर रहा हूँ, तो क्या पैलिंड्रोम है, हाँ है। और अगर ए है, इसके अंदर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, जैसे ए है और इसके अंदर मैं पी लिख रहा हूँ और फिर ए लिख रहा हूँ, बी है इसके अंदर मैं पी लिख रहा हूँ फिर ए लिख रहा हूँ, मतलब कोई कैरेक्टर अभी अगर मैं लगा रहा हूँ, अगर मैं कोई भी कैरेक्टर लगा रहा हूँ तो क्या ए अभी भी यहाँ बी होगा, बी बी पी बी। अगर मैं कोई कैरेक्टर पी लगा रहा हूँ, कोई कैरेक्टर यहाँ पी लगा रहा हूँ, तो क्या अभी भी ए हमारे पास पैलिंड्रोम बन रहा है, हाँ बन रहा है। तो इस केस में आप देखेंगे कि आप इसको सिंगल रखेंगे, अगर आप इसको दोनों सिंगल रखेंगे, अगर आप डबल रखेंगे, इसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग रखेंगे, इसके भी अंदर कोई स्ट्रिंग रखेंगे, फिर भी हमारा पैलिंड्रोम बन रहा है। तो 5 ऐसे पॉसिबल केसेस होंगे जिसके हेल्प से आप पैलिंड्रोम बना सकते हो। एक बार इसको पढ़ते हैं, देखो। इफ द स्ट्रिंग इज एम्प्टी, अगर कोई भी स्ट्रिंग है वो एम्प्टी है, पैलिंड्रोम हो सकता है, बिल्कुल सही बात। इफ द स्ट्रिंग हैज ओनली 1 कैरेक्टर, ए और बी, उसको पैलिंड्रोम बोल देंगे। एक कैरेक्टर है तो क्या हो जाएगा, पैलिंड्रोम हो जाएगा। इफ द स्ट्रिंग स्टार्ट्स एंड एंड विद द सेम लेटर, जैसे सेम से स्टार्ट हो रहा है सेम से एंड हो रहा है, और बीच में आप कुछ भी डालो, बीच में कुछ भी, मतलब एक कैरेक्टर 2 कैरेक्टर कुछ भी डालो, 3 कैरेक्टर कुछ भी डालो, वही कैरेक्टर। अब ये नहीं कि यहाँ ए डाल दिए, यहाँ फिर यहाँ एस डाल दिए, यहाँ टी डाल दिए और फिर यहाँ ए डाल दिए और फिर बोल रहे हैं कि हमारा पैलिंड्रोम है। नहीं, यहाँ ए एस टी ए और इधर से हो जा रहा है ए टी एस, ऐसे नहीं। अगर कोई कैरेक्टर आप डाल रहे हो तो उसी को डालोगे मल्टीपल टाइम्स, जो कैरेक्टर डाल रहे हो उसी को आप डालोगे कितना, मल्टीपल टाइम्स। इफ द स्ट्रिंग स्टार्ट्स एंड एंड विद द सेम कैरेक्टर एंड द पार्ट इन द मिडिल इज आल्सो पैलिंड्रोम, जो बीच वाला पार्ट है वो भी पैलिंड्रोम होना चाहिए। मल्टीपल टाइम्स को डालना है, जैसे मानो एक बार डाल दिए, जैसे मानो एस डाल दिए हो गया, 2 बार डाल दिए तो हो गया, 3 बार डाल दिए एस तो हो गया, राइट। ये भी हमारा पैलिंड्रोम होना चाहिए। तो सब मिला के बात इतना है कि अगर हमारे पास 2 कैरेक्टर है ए और बी, तो इसको 5 तरीका से हम पैलिंड्रोम बना सकते हैं। अगर दोनों को अकेले रखेंगे तो 2 तरीका हो गया, दोनों को आगे पीछे रखेंगे और बीच वाला जो नंबर है उसको भी पैलिंड्रोम रखेंगे, हो गया। या फिर एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगा तो पैलिंड्रोम हो जाएगा। तो एग्जांपल देख लो यहाँ, जैसे मान लो कोई कैरेक्टर पी है, पी जिसको बीच में घुसाना है, दिस मीन्स ए पैलिंड्रोम कैन स्टार्ट एंड एंड विद ए। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ और यहाँ मैं पी घुसा दूँ और ए रख दूँ तो पैलिंड्रोम हो जाएगा। वैसे ही बी के केस में अगर मैं यहाँ बी रखूँ, पी घुसा दूँ या फिर कोई भी कैरेक्टर घुसा दूँ और फिर यहाँ बी रखूँ तो पैलिंड्रोम हो जाएगा। सिंगल कैरेक्टर है तो पैलिंड्रोम है ही, सिंगल कैरेक्टर बी है तो पैलिंड्रोम है ही, और एप्सिलॉन है मतलब एम्प्टी स्ट्रिंग है तो पैलिंड्रोम है। तो इस केस में आंसर आपका 5 हो जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि आप इसको समझ लिए हैं, क्योंकि यार जो मास्टर्स हैं, यूट्यूबर हैं, वो पता नहीं कैसे 5 पढ़ा दिए थे, पता ही नहीं चल पा रहा था, पता चल ही नहीं पा रहा था, राइट। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है। कोई दूसरा हमारे पास वेरिएबल दे देगा, बोलेगा बताओ कितने पैलिंड्रोम होंगे, एक कैरेक्टर दे देगा, बोलेगा कितना पैलिंड्रोम होगा, 3 कैरेक्टर दे देगा, बोलेगा कितना पैलिंड्रोम होगा।
तो आपको ऐसे पता रहना चाहिए, जब आप हिट एंड ट्रायल मारेंगे कैसे कैसे हो सकता है, तब आप चीजों को कर पाएंगे। नेक्स्ट, ए ग्रामर दैट प्रोड्यूसेस मोर देन वन पार्स ट्री फॉर द सेंटेंस कलर। देखो ये क्वेश्चन काफी आसान है। जैसे आप देखते हो कि एक ही टर्म, जैसे एक ही टर्म को बार बार यूज हो रहा है, जैसे मानो एक ही टर्म है, जैसे टीवी है और यहाँ टीवी है, दोनों एक ही चीज को यूज कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? एम्बिगियस, 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 उसका बोलते हैं एम्बिगियस बोलते हैं। मतलब इसमें वो क्या कर रहा है, एक तरह से कोलाइड कर रहा है, कोलाइड मतलब मैच कर रहा है, मैच कर रहा है। कंटिगियस की मतलब क्या होता है? लगातार वाला, कंटिगियस। ये है एम्बिगियस, कंटिगियस का मतलब लगातार, ये हमारा नहीं होगा। अनएम्बिगियस क्या होता है? एम्बिगियस का उल्टा। और रेगुलर क्या होता है? रेगुलर, ये हमारा आंसर नहीं होगा। एम्बिगियस क्या होता है, मैं कैसे समझाने की कोशिश करूं, मैं ऐसे बोल रहा हूं जैसे मानो कि मैं कोई चीज को यूज कर रहा हूं और वही चीज को आप भी यूज कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं एम्बिगियस। जैसे ऐसा होता है कि कोई एक प्रोग्राम है, कोई एक जैसे मानो प्रोसेस है, किसी फंक्शन को यूज कर रहा है या फिर किसी मेमोरी को यूज कर रहा है, और उसी टाइम दूसरा प्रोसेस उसी मेमोरी को यूज करने की कोशिश करेगा, तो क्या बोलेंगे? हमारे एम्बिगियस कंडीशन को क्रिएट कर दिया है। जैसे आप प्रोग्रामिंग में जावा में आई थिंक आप पढ़ते होंगे, आप जावा में पढ़ते हैं एम्बिगियस सिचुएशन एक हो जाता है, राइट? तो उसको बोलते हैं एम्बिगियस, जब एक ही काम को मल्टीपल लोग करने की कोशिश करें और वो काम हो नहीं पाए, तो उसको बोलते हैं एम्बिगियस सिचुएशन क्रिएट हो गया। आप इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाई पुश डाउन ऑटोमेटा इज, पुश डाउन ऑटोमेटा के द्वारा कौन सा लैंग्वेज यूज किया जाता है? तो देखो, जो रिकर्सिव लैंग्वेज होता है इसको कौन यूज करता है? ये हमारा टाइप 0 होता है, टाइप 0, और ये हमारा ट्यूरिंग मशीन के द्वारा होता है। ट्यूरिंग मशीन रिकर्सिव इन्यूमरेबल को यूज करता है। जो लिनियर बाउंडेड ऑटोमेटा होता है, जो लिनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, उसका काम क्या है? और जो हमारे पास पुश डाउन ऑटोमेटा है, पुश डाउन ऑटोमेटा, उसका जो काम है वो है कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। वो क्या है? कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। तो आप इसको साथ जा सकते हैं। जो रिकर्सिव लैंग्वेज है इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ट्यूरिंग मशीन इसको आइडेंटिफाई करता है। और जो एलबीए है, मतलब लिनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, उसको हमारा कौन करता है? लिनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, लिनियर बाउंडेड लैंग्वेज को करता है, जो एक किसको क्या बोलते हैं? कंटेक्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, या फिर ग्रामर आप इसको बोल सकते हैं लैंग्वेज, कंटेक्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। देखो, जो कंटेक्स्ट फ्री होता है, कंटेक्स्ट फ्री वो होता है पीडीए, मतलब पुश डाउन ऑटोमेटा। और जो कंटेक्स्ट सेंसिटिव होता है वो होता है एलबीए, मतलब लिनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। इसको बहुत समझने की जरूरत है। जो हमारे पास रिकर्सिव लैंग्वेज होता है, रिकर्सिव लैंग्वेज वो हमारा ट्यूरिंग मशीन के द्वारा किया जाता है। कंटेक्स्ट फ्री पुश डाउन ऑटोमेटा, लिनियर बाउंडेड लैंग्वेज या फिर लिनियर बाउंडेड ऑटोमेटा वो करता है कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज को। तो आपको इन तीनों के तीनों नाम को याद रखना है। और एक और होता है रेगुलर लैंग्वेज, आपको उसको भी याद रखना है, राइट? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? और एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, जैसे ये जो एक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया है, हमारा पीवाईक्यू का क्वेश्चन है 72 और पूछा गया, और मैंने जो टीओसी आपको पढ़ाया है, टीओसी जो मैंने आपको टीओसी पढ़ाया है, उसमें मैं जितने क्वेश्चंस कराया हूँ, बताओ उसमें हमने सारे क्वेश्चंस किए हैं कि नहीं? इसके बारे में हमने पढ़े हैं, किसको टाइप 0 बोलते हैं, किसको टाइप 1 बोलते हैं, किसको टाइप 2 बोलते हैं, और इन सबके एग्जांपल्स क्या है, कौन सा मशीन इसमें यूज होता है, ट्यूरिंग मशीन कहाँ यूज होता है, कंटेक्स्ट सेंसिटिव, कंटेक्स्ट फ्री, इन सब के बारे में हमने पढ़ा है कि नहीं? राइट? जो हमने पढ़ा है उसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि अच्छे से पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द लैंग्वेज? एपी और प्राइम है, तो इसका लैंग्वेज क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इट इरेगुलर बट नॉट कंटेक्स्ट फ्री। क्या इरेगुलर है लेकिन कंटेक्स्ट फ्री नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय ट्यूरिंग मशीन। इसमें क्या है कि ट्यूरिंग मशीन इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये तो काफी सिंपल है, और काफी सिंपल है। जो ट्यूरिंग मशीन है वो सबको एक्सेप्ट कर लेता है, इसके अलावा जो हॉल्टिंग प्रॉब्लम होता है इसके अलावा, क्योंकि जो हॉल्टिंग प्रॉब्लम है वो अनसॉल्वेबल है, और जो ट्यूरिंग मशीन भी इसको सॉल्व नहीं कर पाता है जब हॉल्ट आता है। तो हॉल्टिंग प्रॉब्लम को छोड़ के ट्यूरिंग मशीन सबको एक्सेप्ट कर लेगा। तो क्या इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय ट्यूरिंग मशीन? ऐसा कुछ नहीं है। इट इज कंटेक्स्ट फ्री बट नॉट रेगुलर। क्या कंटेक्स्ट फ्री है लेकिन रेगुलर नहीं है? नहीं। ये क्या है? ये ना ही रेगुलर है ना ही कंटेक्स्ट फ्री है। ये ट्यूरिंग मशीन के द्वारा एक्सेप्ट किया जा सकता है, क्योंकि काफी सिंगल है, काफी सिंगल बोलने, काफी सिंपल है। जो बोल रहा है ए जो हमारा है, यहाँ कुछ आई थिंक छूट गया है, ए टेंड्स टू पी, या फिर ए एक्सपोनेंट्स पी है, जो पी जहां पी हमारा प्राइम है, मतलब जो ए है वो पी टाइम्स है, जो ए है वो पी टाइम्स है। आप इसको थोड़ा यहाँ पढ़ो। द लैंग्वेज एल ए एक्सपोनेंट पी या फिर ए रेज टू पी, इसको ए रेज टू पी बोलते हैं, ए रेज टू पी,
यहाँ क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, मैं बोला हूँ। हाँ, जहाँ p एक प्राइम है, इसका मतलब क्या है, कंसिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ a रिपीटेड p टाइम्स, मतलब जो a है वो p टाइम्स है, करके p टाइम्स है, p टाइम्स, वेयर p इज ए प्राइम। ठीक है। नॉट रेगुलर क्या है, नॉन, जो रेगुलर लैंग्वेज कैन नॉट काउंट और रिकॉग्नाइज प्राइम नंबर्स, जो रेगुलर हमारे पास नंबर होता है वो प्राइम नंबर को काउंट नहीं कर पाएगा, इस केस में आंसर गलत हो जाएगा। कंटेक्स्ट फ्री क्या होता है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर आल्सो कैन नॉट इन्फोर्स प्राइमरली चेक्स, जो हमारा कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, वो भी इसको प्राइम को चेक नहीं कर पाएगा, तो इस केस में इसका भी गलत हो जाएगा। एक्सेप्टेड बाय ट्यूरिंग मशीन क्या होगा, क्योंकि ट्यूरिंग मशीन जो हॉल्टिंग प्रॉब्लम होता है उसके अलावा सबको एक्सेप्ट करता है, तो ट्यूरिंग मशीन इसका आंसर हो जाएगा। अब आप बोलेगे भैया यार ये कैसे पता चल रहा है, कैसे कि जो a रेज टू पावर p है और जहाँ p हमारा प्राइम है वो ना ही रेगुलर है ना ही कंटेक्स्ट फ्री, वो कैसे पता चल रहा है, तो इसका जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि जब a टेंड्स टू p रहेगा, a रेज टू p रहेगा और जहाँ p प्राइम है, तो कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज हो चाहे रेगुलर लैंग्वेज हो चाहे सेंसिटिव लैंग्वेज है, वो सारे के सारे सामने फेल हैं। इसको सिर्फ ट्यूरिंग मशीन ही एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ट्यूरिंग मशीन है वो हॉल्टिंग प्रॉब्लम को छोड़ के बाकी सबको एक्सेप्ट कर सकता है, तो हॉल्टिंग प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा प्राइम वाला प्रॉब्लम है, तो इसको ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट कर लेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल, अगर एल्गोरिथम के हेल्प से हम बोलें तो कौन से प्रॉब्लम है वो पॉसिबल नहीं है। रेगुलर ग्रामर टू कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, क्या जो रेगुलर ग्रामर है उसको कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्या जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा है उसको डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। क्या जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा है उसको डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा पे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब चेंज नहीं कर सकते। नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन को डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन में नहीं कर सकते। बोला कौन पॉसिबल नहीं है, कौन पॉसिबल नहीं है, तो देखो ये सारे के सारे सेम फील्ड के लग रहे हैं, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक और डिटर्मिनिस्टिक दोनों एक ही फैमिली के हैं। जब दोनों एक ही फैमिली के हैं तो इसमें हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम कर सकते हैं। जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है फाइनाइट ऑटोमेटा, उसी का डिटर्मिनिस्टिक करना है। देखो अगर कोई, ध्यान समझो, अगर कोई लैंग्वेज है रेगुलर, जैसे मानो कोई रेगुलर है, रेगुलर, उसको हम रेगुलर में कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि जो फाइनाइट है उसी का टाइप है, जो हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा एफ है इसी का पार्ट है नॉन फाइनाइट ऑटोमेटा और फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट का ही टाइप है, रेगुलर का ही टाइप है, तो जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है और डिटर्मिनिस्टिक है दोनों एक ही भाई है, दोनों एक दूसरे का भाई है, तो इसमें तो हो ही जाएगा। फिर यहाँ नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, इसमें ये भी हो जाएगा। फिर यहाँ नॉन डिटर्मिनिस्टिक है और यहाँ डिटर्मिनिस्टिक है, तो इसमें भी हो जाएगा। होगा किसमें नहीं, जो अलग अलग टाइप के हैं, तो अलग अलग कौन है, एक यहाँ रेगुलर है और यहाँ कंटेक्स्ट फ्री है, ये दोनों अलग अलग, तो इस केस में इसका ट्रांसमिशन, इसका कन्वर्जन नहीं होगा, बाकी सबका हो जाएगा। मैं जब आपको टीओसी पढ़ाया था, टीओसी तो मैंने आपको बताया था कि जो फाइनाइट ऑटोमेटा है उसमें दो टाइप के होते हैं, नॉन डिटर्मिनिस्टिक और डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक को नॉन डिटर्मिनिस्टिक में आप ट्रांसफर कर सकते हैं और जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है उसको डिटर्मिनिस्टिक में कर सकते हैं। तो सारे के सारे वही ऑप्शन है, एक ऑप्शन क्या अलग है, एक रेगुलर लैंग्वेज है और एक कॉन्टेक्स्ट फ्री है, तो इन दोनों में नहीं कर सकते हैं, बाकी में कर सकते हैं, और बाकी में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नॉट बोला है तो नॉट में क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो चाहो तो आप यहाँ इसके बारे में पढ़ सकते हो, इसको आप यहाँ पढ़ लो। जो हमारे पास 74 है, 74 उसका आंसर ए होगा। इसमें क्या लिख दिया, रेगुलर ग्रामर्स कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर कर सकते हैं, यस, ये हमारा गलत है, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए होगा। आप क्या कर सकते हो, आप इसको चेक आउट कर सकते हो, चेक, इसको चेक करके आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट। ये मेरे हिसाब से तो ये लग रहा है, क्योंकि जो एनएफए होता है और जो डीएफए होता है वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि अगर इसको मैं काट रहा हूँ, इसको मैं काट रहा हूँ नॉन डिटर्मिनिस्टिक को, नॉन डिटर्मिनिस्टिक है और यहाँ डिटर्मिनिस्टिक है, अगर इसको मैं काट रहा हूँ सारे सारे गलत हो जाएंगे, राइट, क्योंकि सारे में यही है, तो इस केस में हमारा आंसर ए के साथ में जाऊंगा। आप इसको चेकआउट करके मुझे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर द लिमिटिंग फैक्टर्स ऑफ आईओटी, जो आईओटी है, आईओटी उसका लिमिटिंग फैक्टर्स क्या है, मतलब कौन जो आईओटी है उसको लिमिट कर रहा है, उसको सीमित कर रहा है, उसके जो एडवांसमेंट है उसको कम कर रहा है, कौन है, लो पावर, लो प्रोसेसिंग पावर, लो मेमोरी, सारे के सारे कर रहे हैं, अगर ये सारे सारे रहेंगे तो उसको कम ही करेंगे, राइट। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ MQTT, बताओ इस फुल फॉर्म को मैंने पढ़ाया है कि नहीं, मैंने इस फुल फॉर्म को पढ़ाया है कि नहीं, बिल्कुल पढ़ाया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट इसको याद करना है, मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट इन RFID, R स्टैंड्स फॉर, तो जो RFID होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन,
तो इसका फुल फॉर्म आपको याद करना है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, आर से रेडियो, रिमोट होता है नहीं, रील होता है नहीं, रिजर्व होता है नहीं, क्या होता है रेडियो। तो RFID में आर का पूछ लिया, ये भी तो पूछ सकता है RFID में एफ का क्या होता है, तो एफ का फ्रीक्वेंसी होता है, तो आपको इसको याद करना है। नेक्स्ट आप यहाँ इसको बारे में देख सकते हो। जिग्बी इज अ टास्क ग्रुप इन, जिग्बी होता है वो काफी स्मॉल डिवाइस के लिए होता है, स्मॉल एरिया के लिए होता है, तो क्या लैन हो जाएगा, नहीं, क्या पैन हो जाएगा, बिल्कुल, क्या मैन हो जाएगा, बड़ा एरिया है, वैन हो जाएगा, बड़ा एरिया, तो क्या हो जाएगा, पैन। इसके बारे में थोड़ा आप यहाँ पढ़ सकते हो। लो पावर को लेता है, आइडियल फॉर बैटरी पावर डिवाइसेस, शॉर्ट रेंज 10 से 100 मीटर, मेश नेटवर्क डिवाइसेस, रिले डेटा ऑन एक्सटेंड कवरेज, बेस्ड ऑन IEEE 802.15.14। देखो डायरेक्ट IEEE स्टैंडर्ड पूछ दिया जाएगा कि जो जिग्बी है, जिग्बी इसका IEEE स्टैंडर्ड बताओ, तो 802.15.4 होता है, यूज इन होम ऑटोमेशन, IoT एंड स्मार्ट लाइटिंग। नेक्स्ट द पॉपुलर मेथड्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग वायरलेस नेटवर्क टोपोलॉजी आर, जो सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी वायरलेस टोपोलॉजी नेटवर्क को अरेंज करने का, वो क्या है, क्या वो सॉफ्टवेयर है। देखो जो सॉफ्टवेयर वायरलेस नेटवर्क को करता है, लेकिन वो टोपोलॉजी नहीं बनाता है, क्योंकि जब आपके पास टोपोलॉजी है सॉफ्टवेयर के, वो अलग अलग चीज है, राइट। जैसे रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, जो सॉफ्टवेयर होता है वो सारा वायरलेस काम करता है, लेकिन वो टोपोलॉजी थोड़ी है। नेटवर्क कैसे रहेगा वो सॉफ्टवेयर थोड़ी बताएगा, नहीं बताएगा। क्या नेटवर्क कैसे रहेगा वो नेटवर्क बता देगा, नहीं, नेटवर्क कहाँ से बता देगा। क्या सिंक्रोनाइजेशन बता देगा, नहीं। सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है कि एक बार में एक रिसोर्सेज यूज करे, एक बार में कोई प्रोसेस है तो एक रिसोर्सेज को यूज करे, उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, ये नहीं होगा। इसको बोलते हैं क्लस्टर। इसको क्या बोलते हैं, क्लस्टर। क्लस्टर क्या होता है, क्लस्टर हेल्प करता है हमें कम्युनिकेशंस को मैनेज करने में, एनर्जी कंजप्शंस को रिड्यूस करने में, और किसी भी नोड्स के स्केलेबिलिटी को बढ़ाने में। जैसे हम लोग जो पढ़ते थे माइक्रोसॉफ्ट, एक MECM सब्जेक्ट होता है, MECM माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, MECM माइक्रोसॉफ्ट एंड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, जो सारे के सारे कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज करता है। जैसे मान लो कोई अगर बड़ी कंपनी में हम लोग काम कर रहे थे, तो जैसे मान लो कोई कंपनी में आप काम करते हो, तो उसमें जितने भी डिवाइसेज हैं, जितने भी लोग उसमें काम करते हैं, जितने भी और भी रिसोर्सेज हैं, सबको एक जगह से मैनेज करना, सबको एक जगह से मैनेज करना, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन। उसको क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन, एक जगह से कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो क्लस्टर क्या होता है, क्लस्टर में काफी सारे रिसोर्सेज एक साथ होते हैं, वो सारा क्लस्टर ही होता है, जिसमें काफी सारे डिवाइसेज हैं, काफी सारे लोग का इंफॉर्मेशन है, काफी सारे रिसोर्स का इंफॉर्मेशन है, काफी सारे और भी एफिलिएट्स जो कंपनीज हैं उनका इंफॉर्मेशन है, वो सबको मैनेज कौन करता है, क्लस्टर। इसका बोलते हैं क्लस्टर। नेक्स्ट, इवन विद 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूजर्स में स्टिल बी वल्नरेबल टू डैश अटैक्स। देखो जैसे आप देखते हो जो जीमेल है, जीमेल उसमें 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ गया है। 2-फैक्टर कि पहले आपके पास क्या आता है, एक OTP आता है, और फिर आपके पास एक आपके जो MFA होता है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, या फिर जो आपका और ऑथेंटिकेटर ऐप होता है, फिर उसमें एक और कोड आता है। तब आप जब डालते हैं तो 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो जाता है और काफी सिक्योर हो जाता है। लेकिन बोल रहा है कि जब 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन लग गया है, 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन लग गया है, उसके बाद भी कुछ यूजर्स हैं उनके डेटा को अटैक किया जा सकता है। कौन कर सकता है, स्क्रिप्टिंग, अगर स्क्रिप्ट कर देंगे तो हो जाएगा, नहीं। क्या क्रॉस अटैक से हो जाएगा, नहीं। क्या मैन इन द मिडल से हो जाएगा, क्या रेडियंट से हो जाएगा, रेडियंट तो से नहीं होगा, वो होता है मैन इन द मिडल। अब इसका क्या मतलब है, देखो इसका क्या मतलब, इसका समझो पहले। इवन विद 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूजर्स कैन स्टिल बी वल्नरेबल टू मैन इन द मिडल अटैक्स। जहां क्या होता है, मैन इन द मिडल में क्या होता है, इन अटैकर सीक्रेटली इंटरसेप्ट्स एंड पॉसिबली अल्टर्स कम्युनिकेशन बिटवीन 2 पार्टीज। अगर दो हमारे पास पार्टीज हैं, 2 नेटवर्क हैं, या फिर 2 डिवाइसेज हैं, उन दोनों के कम्युनिकेशन चैनल के बीच पता नहीं कैसे इंटर कर जाएगा, और फिर उन दोनों पे उनके जो कम्युनिकेशन है उसको अल्टर कर देगा। उसको कम्युनिकेशन क्या कर देगा, अल्टर। कम्युनिकेशन क्या करेगा, अल्टर। दे कैन कैप्चर लॉगिन क्रेडेंशियल्स, सेशन टोकन्स और इवन 2FA कोड्स इफ द कनेक्शन इज नॉट सिक्योर। और अगर जैसे आप देखते हो कोई भी वेबसाइट रहता है जो सिक्योर रहता है, उसमें रहता है ऐसे HTTPS और फिर यहाँ उसका डोमेन नेम रहता है, और जो अनसिक्योर रहता है वो रहता है HTTP, ऐसे रहता है सिर्फ। तो अगर HTTP है तो इसमें कोई भी जो अटैकर्स है इसमें अटैक कर सकता है, और इसका जो ईमेल आईडी है, पासवर्ड है, क्रेडेंशियल है, वो हमारा डायरेक्ट प्लेन टेक्स्ट में जाता है। जो HTTP है उसमें कोई भी हम इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं तो डायरेक्ट प्लेन टेक्स्ट में जाता है, तो उसको अटैक कर सकता है, और अटैक करने के बाद उनके चीजों पे
हमला कर सकता है और उनकी चीज़ों को चुरा सकता है। उसके सेशन टोकन में घुस जाएगा, क्रेडेंशियल में घुस जाएगा, उसको ले लेगा। इसीलिए कोई भी जब आप वेबसाइट बनाएं तो HTTPS आप जो इसका SSL सर्टिफिकेट होता है सिक्योर वाला, उसको जरूर परचेज करें और उसको अपने वेबसाइट पे इंस्टॉल करें। तो इसके इसमें आंसर क्या हो जाएगा, मैन इन द मिडिल। द एप्लीकेशन ऑफ AI इंक्लूड्स, AI के एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। गेमिंग में AI यूज होता है बिल्कुल, एक्सपर्ट सिस्टम में बिल्कुल, ML और DL में होता है, और ML मतलब मशीन लर्निंग, DL मतलब डीप लर्निंग, ऑल ऑफ द अबव मतलब सब में होता है। नेक्स्ट, if a robot is able to change its own trajectory as per the external condition, the robot is considered। अगर कोई रोबोट है जो अपने आप अपने अनुसार अपना हाथ पांव घुमा रहा है, अपने अपने काम को कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, ओपन लूप बोल देंगे, मोबाइल बोल देंगे, नॉन सर्वर बोल देंगे, उसको बोलेंगे इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट रोबोट है। विच अमंग द फॉलोइंग सर्च एल्गोरिथम रिक्वायर्स लीस्ट मेमोरी, किसमें काफी कम मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्टिमल सर्च, लिनियर सर्च, DFS और BFS। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखो काफी कम मेमोरी। ऑप्टिमल सर्च है, इसमें भी हमें सर्चिंग करनी पड़ेगी तो कुछ मेमोरी तो लगेगी। लिनियर सर्च में O(n) लगेगी, ये तो ज्यादा मेमोरी हो गया। BFS मतलब ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, मतलब इसमें एक क्यू लगेगा, क्यू की हेल्प से हम करते हैं, मतलब लेवल बाय लेवल। DFS में सबसे कम लगेगा, क्यों, इसमें देखो क्या होता है, जैसे मानो हमारे पास कोई ट्री है, मान लो, तो अगर मुझे यहाँ तक पहुंचना है, यहाँ तक, तो मैं यहाँ पहुंचूंगा, फिर यहाँ पहुंचूंगा, यहाँ पहुंचूंगा, राइट। मैं डायरेक्ट यहाँ पहुंचूंगा, फिर यहाँ पहुंचूंगा, यहाँ पहुंचूंगा, मतलब सिर्फ एक लॉन्गेस्ट रूट का ए हमें सर्च करना पड़ेगा। और अगर बेस्ट सिनेरियो में अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है तो मुझे एक बार नहीं करना पड़ेगा, और सिर्फ ये अपने एंसेस्टर और जो इसके जो एंसेस्टर है प्रीवियस, उसका डिटेल रखता है, तो काफी कम मेमोरी में इसका काम चल जाता है। थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। DFS क्या करता है, रिक्वायर लिस्ट मेमोरी, क्योंकि इट एक्सप्लोर्स वन ब्रांच डीपली बिफोर बैक ट्रैकिंग। हाँ, एक ही ब्रांच को डिटेक्ट करता है, जहां भी इसको जाना है बस उसी ब्रांच में जाएगा। इट एक्सप्लोर्स ओनली द करेंट पाथ एंड अ फ्यू सिबलिंग नोड्स। यस, अगर यहाँ आएगा यहाँ, तो इसके पास इसका और इसका दो का इंफॉर्मेशन रहेगा, इसका इंफॉर्मेशन से इसको मतलब नहीं है, इसका इंफॉर्मेशन से इसको मतलब नहीं है, ठीक है। मेमोरी यूज इज प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ऑफ द ट्री, नॉट इट्स ब्रेथ। तो जितने डेप्थ में जाएगा बस उसी का मेमोरी यूज करेगा। लेकिन BFS में क्या होगा, आपको क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज करना पड़ता है, या फिर अगर आप यहाँ जाना है यहाँ, तो पहले आप यहाँ जाओगे, फिर इसको सर्च करोगे, फिर इसको, फिर इसको, मतलब सारे लेवल को आपको ट्रावर्स करना पड़ेगा। तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उतना आपको ट्रावर्सल लग जाएगा, राइट। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एक्सपेंड द नोड एंड विथ। जो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च होता है वो नोड को एक्सपेंड करता है। यूनिफॉर्म मतलब समान लागत, तो कब होगा, जब उसको कम करेंगे, लोवेस्ट पाथ कॉस्ट इसका आंसर हो जाएगा। ये सारे के सारे आंसर फर्जी हैं, ये आंसर नहीं होंगे। इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च इज अ सर्च एल्गोरिथम दैट ऑलवेज एक्सपेंड द नोड विद द लोवेस्ट टोटल पाथ कॉस्ट, ठीक है, फ्रॉम द स्टार्ट नोड। इट डज नॉट यूज ह्यूरिस्टिक, ह्यूरिस्टिक या फिर जो A* है इसको यूज नहीं करता है, या फिर बेस्ट फर्स्ट सर्च को भी नहीं करता है। इट गारंटीज फाइंडिंग द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इफ पाथ कॉस्ट आर नॉन नेगेटिव। इसको काटना है। A* सर्च एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन, जो A* सर्च एल्गोरिथम है वो किस पे बेस्ड है, क्या BFS पे है, या BFS में इसको कभी कभी देखो आज तक नहीं, क्या DFS में है नहीं, क्या यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च में है नहीं। ये है बेस्ट फर्स्ट सर्च, ये हमारा है बेस्ट फर्स्ट सर्च में। जो A* सर्च है is an informed search algorithm that uses both cost to reach the node known as G(n), या फिर heuristic estimate of the cost, जो कम कॉस्ट लगाता है, जिसको H(n) बोलते हैं, heuristic n। which of the following is are the best example of semantic network। semantic देखो, एक होता है सिंटेक्स और एक होता है सिमेंटिक, मतलब जो ग्रामर पोर्शन को चेक करता है उसको क्या बोलते हैं, कौन एग्जाम्पल है बेस्ट उसका, वर्डनेट, ह्यूमन फूड चेन। देखो ह्यूमन जो फूड चेन है, बायोलॉजी का मुझे टॉपिक दिख रहा है, इसको मैं काटूंगा। माइसिन, ऑटोनोमस कार ड्राइवर, जो ऑटोनोमस कार ड्राइवर है क्या वो सीमेंटिक का एग्जाम्पल है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जो वर्डनेट होता है क्या होता है, जो वेल नेम लेक्सिकल डेटाबेस दैट ऑर्गेनाइजेज इंग्लिश वर्ड्स इनटू अ सेट ऑफ सिनोनिम्स एंड शोज सीमेंटिक रिलेशनशिप बिटवीन देम। यस, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, सीमेंटिक मतलब अगर सिंटेक्स एंड सीमेंटिक्स की हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग में, तो उसके जो ग्रामर पोर्शन है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो बोले कौन सा सीमेंटिक नेटवर्क का काफी तगड़ा एग्जांपल है, तो कौन है, उसको बोलते हैं वर्डनेट।
ह्यूमन फूड चेन क्यों नहीं है? क्योंकि यार इसमें फूड चेन की बात हो रही है और कोई भी नेटवर्क की बात नहीं हो रही है, तो इसको काटना बहुत जरूरी है। माइसिन क्या होता है? माइसिन में हमारा सिमेंटिक जो नेटवर्क है उससे इसका दूर दूर तक लेना देना नहीं है। और ऑटोनोमस जो कार ड्राइवर है वो एक एआई का फीचर है, वो एआई का फीचर है, वो सिमेंटिक नेटवर्क नहीं है। एआई का एक फीचर है कि हम लोग क्या करते हैं, कार को ऐसे डिजाइन करते हैं, ऐसे उसमें प्रोग्रामिंग करते हैं कि वो ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाता है, जैसे ऑटो ड्राइविंग, जो ऑटो ड्राइविंग होता है वैसे। इसके बाद और पढ़ो, जो ह्यूमन फूड चेन रिप्रेजेंट्स इकोलॉजिकल रिलेशनशिप, इकोलॉजिकल रिलेशनशिप बताता है जो पर्यावरण वाला है, नहीं होगा। ए अर्ली सिमेंटिक नेटवर्क है बट लेस कॉमन इन द वर्ल्ड नेट, ये पहले का सिमेंटिक नेटवर्क है लेकिन आज कॉमन नहीं है। ऑटोनोमस कार ड्राइवर एआई एप्लीकेशन, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये हमारा एआई का एप्लीकेशन है। अब आप बोलोगे भैया यार ये जब सारे के सारे टर्म मैं नहीं जानता हूँ, अगर मैं सारे के सारे टर्म नहीं जानूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि सिमेंटिक नेटवर्क कौन है? तो मैं बोलूंगा देखो क्या करना है, जैसे मैं भी नहीं जानता हूं और मुझे पता चल रहा है कि जो ह्यूमन फूड चेन है वो इससे रिलेटेड नहीं है। जो ह्यूमन फूड चेन है वो सीमेंटिक नेटवर्क से तो रिलेटेड मुझे दिख ही नहीं रहा है, मुझे इतना पता चल रहा है, आभास हो रहा है मुझे, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको काट दूंगा। मैंने इसको काट दिया और मुझे एक चीज और दिख रहा है कि जो कार ड्राइवर है ऑटोनोमस है, मतलब ऑटोमेटिक, ऑटोनोमस को आप ऑटोमेटिक समझो, तो ये तो इसका नहीं हो सकता है क्योंकि ये तो एआई का एप्लीकेशन है। तो दो ऑप्शन तो मैंने काट दिया और दो ऑप्शन को मैंने काट दिया, तो अब हमारे पास ए बच गया और अब हमारे पास 20 बच गया। तो इसमें अगर आपको पता नहीं है, अगर आपको पता नहीं है कि वर्ड नेट क्या होता है, जैसे अभी आपको पता चल गया देखने के बाद कि जो वर्ड नेट है वो लेक्सिकल डेटाबेस है जो इंग्लिश वर्ड को ऑर्गेनाइज करता है। अभी आपको पता चल गया तो आप देख लेंगे ऑर्गेनाइज करता है और सेट ऑफ वर्ड्स है बहुत सारा है, और नेटवर्क की बात हो रही है तो नेटवर्क में बहुत सारा होता है। तो ऐसे अगर आप हिट एंड टाइल मारेंगे, अगर आपको पता है वर्ड नेट तो आप इसको टिक मार देंगे, अगर नहीं पता है तो आप वर्ड नेट और माइसिन दोनों में कंफ्यूज रहेंगे और मान लो कि आप माइसिन को ही टिक मार दिए तो गलत हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। या फिर अगर आप एआई के नोट से पढ़ेंगे, एआई का जो थ्योरी पढ़ेंगे और 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कौन कौन से इसमें टर्म होते हैं, किस टर्म का मतलब क्या है, राइट। तो ये सारे हम लोग बीपीएससी के लिए करेंगे। बीपीएससी के लिए हम लोग शुरू से नोट्स पढ़ना शुरू करेंगे, मतलब सारा का सारा थ्योरी पढ़ना शुरू करेंगे, फिर उसका कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाएंगे, राइट। तो अभी उसको उतना तो टाइम है नहीं, जब अभी उतना टाइम नहीं है तो अभी इसको इतना समझो और बाकी सारी चीजों को अभी समझ लो, याद कर लो इसको। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम मतलब क्या, जो काफी एडवांस सिस्टम है, जो ऑटोनोमस का यूज करता है, जो एआई को यूज करता है, जो डीप लर्निंग का यूज करता है, उसको बोलते हैं एक्सपर्ट सिस्टम। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कौन नहीं है? क्या वो अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा? जो एक्सपर्ट सिस्टम होगा अंडरस्टैंडेबल होगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल होगा। वो हाईली रिस्पॉन्सिव भी होगा। क्या वो अनरिलायबल होगा? नहीं। उसका परफॉर्मेंस भी हाई होगा। तो बोला कौन सा नहीं है, तो कौन नहीं है? अनरिलायबल नहीं है। नेक्स्ट, विच प्रोडक्ट्स आर पीपल मोस्ट लाइकली टू बी अनकंफर्टेबल बाइंग ऑन द इंटरनेट। अगर इंटरनेट पे आप किस चीज को खरीदते हो तो आपको बहुत डर लगता है और बोलता है यार कहीं गलती सामान आ गया तब। क्या बुक्स खरीदते हो तो ऐसा लगता है? नहीं। मूवी टिकट ये तो ऑनलाइन ही अपन खरीदते हैं, इसमें कहाँ से गलती लगेगा। फर्नीचर, जब हम फर्नीचर खरीदने की सोचते हैं या फिर ऑर्डर करने की सोचते हैं तो हमें काफी डर लगता है कि यार फर्नीचर इतना अच्छा तो दिख रहा है, जैसे मानो हमें पलंग मंगाना है, ये अच्छा तो दिख रहा है, ये अच्छा तो दिख रहा है, पता नहीं ये आएगा, पता नहीं ये जो आएगा, मैं पलंग बना ही देता हूँ, पता नहीं ये जो आएगा वो इतना क्वालिटी वाला प्रोडक्ट रहेगा कि नहीं, स्ट्रॉन्ग रहेगा कि नहीं, ड्यूरेबल रहेगा कि नहीं। हमें काफी सारा सोचना पड़ता है, हमें काफी डर लगता है यार कहीं हमारा पैसा वेस्ट नहीं हो जाए। और एक तो उतना बड़ा सामान रहता है, उसको लाने में, इंस्टॉल करने में किसी झंझट से कम नहीं है। तो फर्नीचर में हमें काफी डर लगता है और इसमें हम लोग सोच में पड़ जाते हैं, काफी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि इसको ऑर्डर करें या फिर नहीं करें, राइट। नेक्स्ट, A combination of software and information designed to provide security and information for payment is called what? पेमेंट के लिए सिक्योर करना और उसको काफी तगड़ा एक इंटरफेस प्रोवाइड करना, उसको क्या बोलते हैं? ई कैश बोल देंगे? नहीं, उसको बोलते हैं डिजिटल वैलेट। डिजिटल वैलेट में क्या होता है कि जैसे हमारे पास ऑनलाइन अगर हमारे पास कोई भी वैलेट है, जैसे पेटीएम का वैलेट है, फोन पे का वैलेट है, तो काफी सिक्योर है और वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कैसे उसको यूज करना है या फिर उसका काम क्या है। जो वैलेट है उसका काम क्या है। शॉपिंग कार्ट क्या होता है, अगर हम शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन तो जो जो सामान हमें पसंद आता है शॉपिंग करने से पहले उसको हम शॉपिंग कार्ट में ऐड कर लेते हैं कि बाद में जब हम ऑर्डर करें तो सारे सामान को एक साथ देख पाए, उसको हमने शॉपिंग कार्ट में ऐड कर लिया, ठीक है। इंक्रिप्शन क्या होता है,
हम लोग डेटा को या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन होता है उसको इनक्रिप्ट करते हैं, उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड करते हैं, राइट, उसको इनकोड करते हैं, जो क्या बोलते हैं इंक्रिप्शन। ये हमारा गलत हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा डिजिटल वैलेट। और मैं आपको एक बार फिर से रिकमेंड करूंगा कि अगर आप नोट्स अभी तक नहीं पढ़ रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि उसको अच्छे से पढ़ें, 2 से 3 बार पढ़ें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसका चेकआउट करें, सारे के सारे पीवाईक्यूज को 2 से 3 बार देखें, आर्ट्स ऑफ टीचिंग को पढ़ें और इसके प्रैक्टिस सेट को लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि यार जब मैं बताता हूं तो आपको लगेगा कि समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप अपने से करोगे और आपको समझ में नहीं आएगा फिर कोई मतलब नहीं है इतना पढ़ने का। 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही चीजें आपकी बनेंगी, राइट। जैसे मैं प्रैक्टिस करके आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चंस को देख रहा हूँ, क्वेश्चंस को टाइप कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि हाँ इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर ए होगा। और कौन आंसर क्यों होगा मैं उसको आपको बता रहा हूँ कि इंक्रिप्शन क्या है, डिक्रिप्शन क्या है, राइट। तो ऐसे जब आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि भैया यार अब तो जादू करना है। द स्टडी ऑफ इंक्रिप्शन इज कॉल्ड, जो इंक्रिप्शन है उसके स्टडी को क्या बोलते हैं? इंक्रिप्शन नहीं बोल देंगे, नहीं, डिक्रिप्शन नहीं बोल देंगे, नहीं, उसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। उसको क्या बोलते हैं? क्रिप्टोग्राफी। उसके बारे में आप यहाँ पढ़ो। डैश इज द बैकबोन ऑफ ऑल ई पेमेंट्स इन ई कॉमर्स। इस क्वेश्चन को मैंने आपको बताया है, जब मैंने आपको ई कॉमर्स पढ़ाया है तो मैंने आपको सेम टू सेम इसी क्वेश्चन को बताया है। एक होता है हमारे पास ईपीएस और एक होता है ईएफटी। ईपीएस क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। ध्यान से इसके फुल फॉर्म को याद करो, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। इसे क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। जो ईएफटी होता है, ईएफटी वो होता है फादर, इसको फादर सुन, इस सबका बाप है। जो ईपीएस है, ईपीएस इसका बेटा है एक तरह से। जो ईएफटी है वो मेन ब्रांच है, जो ईएफटी है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर वो मेन ब्रांच है और इसके अंदर सारा चीज आता है। जैसे ईपीएस हो गया, राइट, या फिर ऑनलाइन आप कोई भी पेमेंट करते हैं वो हो गया ईएफटी। तो बोला बैकबोन कौन है? तो बैकबोन फादर होगा ईएफटी, इलेक्ट्रॉनिक, मैं यहां लिख देता हूं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। पेपाल क्या है? तो अलग प्लेटफॉर्म है, इसको काट दो। ईपीएस क्या है? देखो अगर ऑप्शन में ईएफटी नहीं रहेगा, ईएफटी, तो ईपीएस उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में ईएफटी है जो मेन ब्रांच है, तो आंसर ईएफटी के थ्रू जाएगा, ईपीएस नहीं होगा। आप ईपीएस के बारे में यहां पढ़ सकते हो। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल आईडी सेंड एज एन अटैचमेंट टू द वेब, ईमेल और मैसेज, सही बात है। इज यूज्ड फॉर वेरीफाइंग द अटैचमेंट सेंड यूजिंग वेब, सही बात है। डिजिटल और ए भी हो जाएगा, इसके नाम में ही जाहिर है। अनक्लासिफाइड ईमेल इज कॉल्ड, जो अनक्लासिफाइड ईमेल है उसको क्या एक्स्ट्रा मेल बोल देंगे? ऐसा तो कोई टर्म नहीं होता, काटो इसको। क्या इसको स्पैम बोल देंगे? क्या इसको जंक मेल बोल देंगे? उसको बोलेंगे जंक मेल, उसको क्या बोलते हैं? जंक मेल। स्पैम क्या होता है? टेक्निकली करेक्ट, बट स्पैम ये टाइप ऑफ जंक मेल। देखो अगर जंक मेल नहीं रहेगा तो स्पैम आंसर हो जाएगा, लेकिन जंक मेल खुद एक टर्म होता है। तो अगर बहुत सारे अनक्लासिफाइड या फिर अनवांटेड ईमेल है जिसका कोई काम नहीं है और आ गया, उसको बोलते हैं जंक मेल। अगर जंक मेल ऑप्शन नहीं रहेगा तो स्पैम आंसर हो जाएगा, लेकिन जंक मेल क्या होता है? अगर खुद जंक मेल प्रेजेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? जंक मेल, अनक्लासिफाइड ईमेल को। इन टीयर डाउन स्टेट ऑफ रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल इज। तो देखो इसके बारे में, जो टीयर डाउन स्टेट होता है रियल टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल का, तो इसका आंसर होता है कि सर्वर के कनेक्शन को ब्रेक करता है। तो डायरेक्ट इसका जो एल्गोरिथम है उसको पढ़ो। In real-time streaming protocol (RTSP), the tear-down state is the final step in the streaming session. Tear down मतलब एकदम टीयर हो गया हूं मैं, एकदम टीयर मतलब मैं ब्रेक हो गया हूं, मैं टूट चुका हूं। तो इसके नेम में ही ए हमारा आंसर है टीयर डाउन। टीयर डाउन कब होगा? मैं टीयर कब होऊंगा? मैं टीयर कब होऊंगा? जब मैं एकदम थक जाऊंगा, एकदम टूट जाऊंगा, तब। ऐसे आपको रिलेट करना है। कब होगा? जब सेशन को टर्मिनेट करते हैं। टर्मिनेट करेंगे मतलब सेशन को ब्रेक करते हैं। सर्वर ब्रेक डाउन द कनेक्शन। सस्पेंड करेगा नहीं, डिलीवर्स करेगा नहीं, रिसोर्स करेगा नहीं। डी, इन वीडियो कंप्रेशन एन इंडिपेंडेंट फ्रेम दैट इज नॉट रिलेटेड टू एनी अदर फ्रेम, इन्होंने इसको बोलते हैं आई फ्रेम। आई फ्रेम बोलते हैं, आई फ्रेम, इंटरनेट फ्रेम। इसका आंसर क्या होता है? आई फ्रेम। इसमें क्या होता है? अगर बाहर की किसी वीडियो को हमें इम्बेड करना है तो मैं डायरेक्ट आई फ्रेम कर दूंगा। इसमें क्या होता है? आई फ्रेम में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई वेब पेज है और इसके अंदर किसी अलग से चीजों को दिखाना है, एक वीडियो के रूप में, कंटेक्स्ट के रूप में, तो उसको मैं आई फ्रेम की हेल्प से दिखाता हूं। इसके बाद आप यहां पढ़ सकते हो। ऑडियो कंप्रेशन कैन बी यूज्ड फॉर ऑडियो। देखो ऑडियो बोला है, तो जो ऑडियो होता है वॉइस होता है, ठीक है। ऑडियो डेटा होता है नहीं,
ऑडियो वीडियो होता है क्या? जो ऑडियो वीडियो है नहीं। क्या ऑडियो स्पीच है? हाँ। क्या ऑडियो म्यूजिक है? हाँ। क्या ऑडियो पिक्चर है? नहीं। क्या ऑडियो कॉलर है? नहीं। ऑडियो क्या हो जाएगा? सी। डैश इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्चोरियल मतलब पिक्चर वाला, उसको क्या फोटोग्राफी बोल देंगे। फोटोग्राफी क्या होता है? एग्जैक्ट, एग्जैक्ट कॉपी लाता है, एग्जैक्ट कॉपी। अगर मैं कैमरा से फोटो ले रहा हूँ तो एग्जैक्ट आएगा। क्या एनिमेशन हो जाएगा? क्या ड्राइंग हो जाएगा? ड्राइंग क्या होता है? अगर मैं लाइन से कोई भी चीज ड्रॉ कर रहा हूँ लाइन की हेल्प से, उसको ड्राइंग बोलते हैं। क्रिएटिविटी क्या होता है? ये तो हमारे पास एक उसका प्रॉपर्टी है। आंसर क्या हो जाएगा? एनिमेशन। एनिमेशन क्या होता है? पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। इसके बाद में आप यहाँ पढ़ सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्रिविएशन ऑफ जेपीईजी, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप्स। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ठीक है। ज्वाइंट फोटोग्राफ्स, ज्वाइंट फोटोग्राफिक, फोटोग्राफिक ठीक है। एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड नहीं, फोटोग्राफिक हो सकता है। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपेंशन ग्रुप नहीं, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। जो मैंने मल्टीमीडिया का वीडियो डाला है, मल्टीमीडिया, उसमें मैंने 50 फुल फॉर्म कराए हैं। आई थिंक बहुत सारा मैंने फुल फॉर्म कराया है, और उस सारे के सारे फुल फॉर्म इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूछो मत, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सारे के सारे हमारे पास क्या? फुल फॉर्म। MIDI का फुल फॉर्म क्या है? म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट फॉर डिजिटल इंटरफेस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस डिजिट नहीं होता। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिट नहीं होता है। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में पढ़ रहे हैं उसको म्यूजिक इंस्ट्रक्शंस डिजिटल इंटरफेस नहीं, इंस्ट्रक्शंस नहीं, और म्यूजिक नहीं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, इसका आंसर हमें बी देखने को मिलेगा। और ए है हमारा लास्ट क्वेश्चंस, और इसी के साथ हमारा पीवाईक्यू का सीरीज खत्म होता है। और कल से हमारा आएगा थ्योरी का सेक्शन। थ्योरी मैं आपको 10 से 12 थ्योरी क्लास लाऊंगा। जितना भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हम लोग सबको इसको पढ़ लेंगे। और जैसे स्टेट का एग्जाम बीतेगा, जैसे जैसे स्टेट का एग्जाम बीतेगा, स्टेट का एग्जाम बीतेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे स्टेट का एग्जाम बीतेगा हम लोग क्या करेंगे, एक बैच लाएंगे बीपीएससी तैयारी के लिए, बीपीएससी तैयारी। और इसमें हम लोग दिन भर हमारा काम रहेगा सिर्फ पढ़ना। दिन भर हमारे 2 से 3 महीने जब तक एग्जाम नहीं आएगा, हमारा काम रहेगा दिन भर पढ़ना, थ्योरी पढ़ना, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाना, फिर मॉक टेस्ट लगाना, फिर 1 to 1 कॉल करना, बात करना, डिस्कस करना। हमारा काम सिर्फ यही रहेगा। हमें 2 से 3 महीने एकदम लग के पढ़ना है, और फिर मजा आ जाएगा। इन ऑडियो वीडियो इंटरलीव वाई डेवलप्ड बाई, बोला जो ऑडियो वीडियो इंटरलीव है वो डेवलप हुआ था 1992 ईस्वी में, किसके द्वारा? तो क्या इसको लोटस बना दिया था? क्या इसको IBM बना दिया था? क्या इसको माइक्रोसॉफ्ट बना दिया था? क्या इसको एप्पल बना दिया था? देखो एप्पल इसको नहीं बनाया था, इसको काटो। IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल, डायरेक्ट इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसका डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछा जाएगा। तो क्या IBM बनाया था? नहीं। क्या लोटस बना दिया था? नहीं। इसको बनाया था माइक्रोसॉफ्ट ने। जो ऑडियो वीडियो इंटरलीव है उसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था 1992 ईस्वी में। और इसी के साथ हमारा पीवाईक्यू खत्म होता है। और एक बार मैं आपको फिर से यहाँ सारा का सारा डिस्क्रिप्शन दिखा दूंगा कि MPEG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप कब आया, MP3 कब आया, इसका फुल फॉर्म क्या है, वेब क्या है, AVI क्या है, ऑडियो वीडियो इंटरलीव जिसका फुल फॉर्म यहाँ है, डायरेक्ट पूछा जाएगा। ऑडियो वीडियो इंटरलीव का फुल फॉर्म AVI, इसका ईयर कब है इसको आपको याद करना है। और इसी के साथ मैं आपको फिर से एक बार नोट्स रिकमेंड करूंगा कि अभी आप पढ़ना शुरू नहीं किए तो 15 दिन अभी भी टाइम है। 15 दिन में आप काया पलट सकते हैं अगर आपने मेहनत कर दिया तो। और नहीं तो नहीं पढ़ने वाले तो 1 साल भी नहीं पढ़ पाते हैं, तो उसका बात ही हटा दो। लेकिन सारे के सारे जो मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, मैं मान रहा हूँ कि वो पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यार इतना तगड़ा तगड़ा कमेंट कर रहे हैं कि भैया यार आप पढ़ा रहे हो, जान आ जा रही है पढ़ने में, जान। तो मुझे लग रहा है कि नहीं यार मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे लोगों को जिनको सच में स्टेट क्लियर करना है, और वो सारे के सारे क्लियर करेंगे। आप बिलीव करो मेरे पे, सबका स्टेट क्लियर होगा। क्योंकि यार मैं इतना बेहतर पढ़ा दिया हूँ कि अगर कोई पढ़ लेगा, अगर कोई अच्छे से पढ़ लेगा 2 से 3 बार, बूम बूम कर देगा वो, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि मैं सब्सक्राइब करना बोलना भूल जाता हूँ। तो आप उसको सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और एक कमेंट तो मैं डिजर्व कर ही रहा हूँ तो एक कमेंट भी कर दो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।